Hello students, welcome to the session. Myself Anurag Goyal from Vidya Mandir classes. तो आज के सेशन में हम एलिप्स की फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे. तो ऑलमोस्ट थ्योरी कवर कर चुके हैं हम सारी एलिप्स की. तो इस सेशन के अंदर हम पर्टिकुलरली जेई एडवांस की प्रॉब्लम्स और कुछ फर्दर प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. ओके, लुक एट दिस प्रॉब्लम. ये रिसेंट एडवांस की प्रॉब्लम है, आईआईटी जेईई में आई हुई. और लास्ट क्लास में हमने मतलब यहाँ पे सेशन एंड किया था. नाउ इट सेज डिफाइन द कलेक्शन ऑफ एलिप्सेस E1 E2 E3 एंड सेट ऑफ रेक्टेंगल्स. मतलब एक सेट ऑफ एलिप्स है, E1 E2 E3 एलिप्सेस है, और एक सेट ऑफ रेक्टेंगल्स है R1 R2 R3 जो कि कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं. मतलब एलिप्स 1 तो आपको फिक्स दिया हुआ है, x² 9 प्लस y² 4 इज इक्वल टू 1. एलिप्स 1 दिया हुआ है x² 9 प्लस y² 4 इक्वल्स 1. ये दिया हुआ. तो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो इसका a 3 है और b है आपका 2. a² इज 9, b² इज 4, हेंस a इज 3, b इज 2. और आपका कुछ ऐसे बन जाएगा. ठीक है. नाउ रेक्टेंगल 1, पहले उसने एक एलिप्स और एक रेक्टेंगल डिफाइन कर दिए प्रॉपर. उसके बाद वो एक रिकर्सिव रिजल्ट बता रहा है कि आगे के एलिप्स और आगे के रेक्टेंगल कैसे बनेंगे E1 और Rn में. तो पहले E1 और R1 उसने डिफाइन कर रखा है प्रॉपर. R1 क्या डिफाइन किया हुआ है? रेक्टेंगल ऑफ द लार्जेस्ट एरिया विद साइड्स पैरेलल टू द एक्सिस इंस्क्राइब्ड इन E1. मतलब ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया सबसे ज्यादा है और उसकी जो साइड्स हैं वो जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस उसके पैरेलल है. मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है साइड्स. और E1 जो एलिप्स बना है उसके इनसाइड है, इंस्क्राइब्ड इन E1. तो यार अभी तो नहीं पता चल रहा कि कौन सा लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल होगा. मतलब लेट्स से स्मॉलेस्ट एरिया का रेक्टेंगल होता और सर्कमस्क्राइबिंग होता तो भी समझ में आ रहा है कि आप एक 2 पे और एक 3 पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके रेक्टेंगल बना लोगे बिल्कुल आउटसाइड द एलिप्स. बट अभी वो कह रहा है कि इनसाइड द एलिप्स एक रेक्टेंगल बन रहा है. इनसाइड द एलिप्स एक रेक्टेंगल बन रहा है ऑफ लार्जेस्ट एरिया, और उस रेक्टेंगल के चारों वर्टिसेस एलिप्स 1 की सर्कमफ्रेंस पे हैं. ठीक है. तो लेट मी कंसीडर वन ऑफ द वर्टिसेस. लेट्स से इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो वर्टेक्स है, ये वाला जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं एलिप्स की पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग. तो लेट इट बी 3 cos थीटा 2 sin थीटा. 3 cos थीटा 2 sin थीटा, a cos थीटा b sin थीटा. ठीक है ना. और सिमेट्रिकली मैं बोल सकता हूं कि ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा. कहने से इट इज जो पहला कोऑर्डिनेट मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया उसी का x नेगेटिव होगा, y उतना ही होगा. -3 cos थीटा 2 sin थीटा, -3 cos थीटा 2 sin थीटा. बिल्कुल उसके नीचे वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? सिमिलरली इट विल बी -3 cos थीटा -2 sin थीटा. एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 3 cos थीटा -2 sin थीटा. यस. तो ये मैंने एक रेक्टेंगल 1 कंसीडर किया इनसाइड द एलिप्स. रेक्टेंगल 1 का एरिया निकालते हैं क्योंकि एरिया मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर. आई थिंक इट इज लार्जेस्ट एरिया मैक्सिमाइजेशन. तो रेक्टेंगल 1 का एरिया कितना हो गया भाई? रेक्टेंगल 1 का एरिया हो गया, रेक्टेंगल 1 की लेंथ कितनी हो गई? इधर 3 cos थीटा इधर 3 cos थीटा, तो 6 cos थीटा. रेक्टेंगल 1 की लेंथ हो गई. एरिया की बात कर रहे हैं अब हम. एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1 is 6 cos थीटा लेंथ. और ब्रेड्थ देखो कितनी हो गई? ऊपर 2 sin थीटा, नीचे भी 2 sin थीटा, हेंस कंप्लीट लेंथ ब्रेड्थ हो गई आपकी 4 sin थीटा. 4 sin थीटा. और यू मे राइट इट एज 12 times sin 2 थीटा. 12 times sin 2 थीटा. 24 sin थीटा cos थीटा था, उसका मैंने एक न्यूमेरिकल 2 sin थीटा cos थीटा से मर्ज कर दिया. 2 sin cos की आइडेंटिटी लगाई, sin 2 कर दिया, तो मेरा आई एम लेफ्ट विद 12 sin 2 थीटा. ठीक है. और अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी कितनी? 12. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 12. रीजन बीइंग कि आपने sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, दैट इज 1.
तो साइन 2 थीटा इनफैक्ट 1 कब होगा, साइन 2 थीटा 1 कब होगा, जब 2 थीटा पाई बाय 2 होगा और यू में से थीटा इक्वल्स पाई बाय 4, थीटा इक्वल्स पाई बाय 4। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पे मैक्सिमम एरिया जो डिराइव हो रहा है वो आ रहा है 12 आपका मैक्सिमम एरिया। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसको अगर एक जनरलाइज कर दे थोड़ा सा कि मतलब क्या सिनेरियो रहा, फाइनली क्या सिनेरियो रहा कि अगर एक्चुअली में एलिप्स 1 का ए, जैसे इसमें 3 था, वो अगर ए ही रहता, एलिप्स 1 का अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर होता, वाई स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर होता, इज इक्वल टू 1 होता, मतलब एलिप्स जो यहाँ पे ए दिया हुआ है, मैं उसको भी फॉर टाइमिंग जनरलाइज करने के पर्पज से कर रहा हूँ। अगर ए होता सेमी मेजर और बी होता सेमी माइनर, तो पॉइंट मैंने क्या कंसिडर किया होता, मैंने पॉइंट कंसिडर किया होता ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, पॉइंट कंसिडर किया होता ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। यस, अच्छा एरिया क्या रहा होता उस केस के अंदर, एरिया रहा होता आपका 2a cos थीटा इंटू 2b sin थीटा, मतलब 4ab sin थीटा cos थीटा और इनमें से 2ab sin 2 थीटा, 2ab sin 2 थीटा, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है 2ab। जो यहाँ पे हमारी 12 आई है वो 2ab है बेसिकली, 3 इंटू 4 2 इंटू 2 वैल्यू 2ab। ठीक है ना? अच्छा, अब मैं ये पर्पस क्या है इसको बताने का आपका, तो अब मुझे बताओ वो कोऑर्डिनेट क्या होगा यार जिसपे ये मैक्सिमम एरिया अचीव हो रहा है, मतलब जो हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला पॉइंट दिया था और ऑटोमेटिकली हमने चारों पॉइंट जनरेट कर लिए थे, वो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? आपने देखा थीटा पाई बाय 4 आ रहा है, थीटा पाई बाय 4 हो रहा है, तो थीटा पाई बाय 4 का कॉस थीटा साइन थीटा दोनों 1/√2 होते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूं, लेट्स से अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए लेवल पी कर दूं, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फॉर मैक्सिमम एरिया, पी के कोऑर्डिनेट विल बी कहने से a cos 45 b sin 45, a/√2 b/√2, ये हो रहा है। मतलब जो ओरिजिनल सेमी मेजर और सेमी माइनर थी वो 1/√2 से मल्टीप्लाई हो गया, a/√2 b/√2, ये p के कोऑर्डिनेट हो गए। ओके, अब आते हैं आगे वाली डेफिनेशन पे। उसने आगे डेफिनेशन क्या रखी हुई है, आगे लिखा हुआ है नाउ एलिप्स en मतलब जैसे n मोर देन है तो लेट्स से फॉर टाइमिंग n2 ले लेते हैं, तो एलिप्स e2 कौन सा है, एलिप्स e2 is of largest area inscribed in rectangle 1। मतलब अगर मैंने n को 2 लिया तो एलिप्स e2 डिफाइन हो रहा है, एलिप्स e2 x square by a2 square plus y square by b2 square is equal to 1 is of largest area inscribed in rectangle 1। तो जो rectangle 1 हमने अभी इंस्क्राइब किया था लार्जेस्ट एरिया का, एलिप्स 1 के इंस्क्राइब्ड, अब rectangle 1 के इनसाइड देयर इज एन एलिप्स of largest area is defined as E2। तो यार अब ध्यान से देखो, क्या मैं कह दूं वो E2 जो रेक्टेंगल 1 के अंदर इंस्क्राइब होगा, मतलब अंदर होगा और लार्जेस्ट एरिया का होगा, कहने से विल बी लाइक दिस। मतलब इस केस के अंदर आपका जो A होगा वो लार्जेस्ट हो जाएगा, B लार्जेस्ट हो जाएगा, हेंस लार्जेस्ट एरिया ऑफ द एलिप्स हमें लर्न दिया, पाई ए भी, तो ये हो जाएगा एलिप्स। ठीक है ना? तो अगर हम इसको भी ड्रॉ कर लें तो E2 आ जाएगा आपका यहां पे, E2 ये आ गया। तो E2 का A कितना हो गया, E2 का A कहने यहां से लेके यहां तक E2 का A हो जाएगा A2, और E2 का B हो जाएगा यहां से लेके यहां तक, दैट इज B2। तो ये जो कोऑर्डिनेट अभी आपने निकाले हैं a cos थीटा b sin थीटा, जिसमें थीटा पर्टिकुलरली पाई बाय 4 हो चुका है, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जो पहले वाला a था उसका 1/√2 टाइम, और b2 की वैल्यू हो जाएगी जो पहले वाला b था उसका 1/√2 टाइम। तो a2 एंड b2 विल बिकम, a2 विल बी a/√2 एंड b2 विल बी b/√2। ये नया एलिप्स आ गया। अब बेसिकली ये चेन बन गई। अब वो कह रहा है कि इस एलिप्स के इनसाइड फर्दर जो उसने Rn डिफाइन किया है, Rn denotes the rectangle of largest area with the sides parallel to the axis। बेसिकली ये वही डेफिनेशन जो R1 की थी, rectangle of largest area with sides parallel to axis, इसमें भी यहाँ तक भी सेम ही है, बट अब दिस टाइम इट इज इंस्क्राइब्ड इन En मतलब n की वैल्यू मोर देन 2n है। तो अगेन अगर R2 की बात करें तो R2 इज द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इंस्क्राइब्ड इन E2 के अंदर R2 इंस्क्राइब हुआ। तो यार अगर हम इसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि अब मेरा जो नया A है, लेट्स से A2 है, नया A2 है, तो अब इसके इनसाइड जो रेक्टेंगल बनेगा ऑफ लार्जेस्ट एरिया मस्ट बी हैविंग, कि हम उसके जब कोऑर्डिनेट लेंगे a2 cos थीटा b2 sin थीटा, और फिर जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे फिर से पाई बाय 4 आएगी, तो वो a2 हो जाएगा बेसिकली। मतलब जो नया a आने वाला है a3 बेसिकली, दैट विल बिकम a2/√2। तो एज सच अब हम देख पा रहे हैं साफ साफ कि एलिप्स 1 के अगर a b थे, सेमी मेजर सेमी माइनर,
तो एलिप्स 2 के हो गए a बाय रूट टू, b बाय रूट टू, b बाय रूट टू। एलिप्स 3 के हो जाएंगे सिमिलरली a बाय रूट टू का स्क्वायर, b बाय रूट टू का स्क्वायर, b बाय रूट टू का स्क्वायर, एंड सो फोर्थ। तो एलिप्स n के सेमी मेजर हो जाएगा a बाय रूट टू की पावर n, b बाय रूट टू की पावर n। तो अब इस लाइंस पे सिमिलरली अगर रेक्टेंगल 1 का एरिया की बात करें, रेक्टेंगल 1 का एरिया था 2ab, रेक्टेंगल 1 का एरिया, रेक्टेंगल 2 का एरिया हो गया होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ म्यू ab, दैट इज a बाय रूट टू, b बाय रूट टू। तो आप ध्यान से देखो, ये पहले वाला जो एरिया 2ab था उसके हाफ हो गया, उसका हाफ हो गया। रेक्टेंगल 3 का एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल 1 का ये एरिया है, ये रेक्टेंगल 2 का है, रेक्टेंगल 3 का हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ a बाय रूट टू का स्क्वायर इंटू b बाय रूट टू का स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 2a स्क्वायर, नहीं सॉरी स्क्वायर नहीं, 2ab था ना नॉर्मल, 2a बाय रूट टू का स्क्वायर, नीचे वाले रूट टू का स्क्वायर, नीचे वाले रूट टू का स्क्वायर, तो दैट विल बिकम 2ab अपॉन, इट विल बी 2 इंटू 4। तो हेंस आप देख पा रहे हो कि जो AIs हैं वो एक GP फॉलो कर रहे हैं विद अ कॉमन रेशियो 1 बाय रूट टू, BIs भी सेम कॉमन रेशियो फॉलो कर रहे हैं 1 बाय रूट टू, एंड रेक्टेंगल्स जो है वो रूट टू का जो प्रोडक्ट है 1 बाय 2, कॉमन रेशियो 1 बाय 2 का चल रहा है कॉमन रेशियो रेक्टेंगल्स के एरियाज में। अब इस पे बेस 3 या 4 पार्ट्स है क्वेश्चन के। पहला पार्ट, एक्सेंट्रिसिटीज ऑफ E18 एंड E19 आर नॉट इक्वल। हमें पता है एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी होती है, एलिप्स की जो एक्सेंट्रिसिटी होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी है 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारा सेमी माइनर का स्क्वायर डिवाइड बाय सेमी मेजर का स्क्वायर। हमें ये भी रियलाइज हो गया कि जितने ए एन बी एन है वो सब ओरिजिनल जो हमारा ए बी था उससे 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू 1 बाय रूट टू करते हुए आ रहे हैं। तो जो रेशो होगा, आप ये देखो, अगर जो हमारा एलिप्स 1 है तो उसमें बी और ए का रेशो क्या है, बी बाय ए। रेशो कितना है, बी बाय ए। मतलब अगर इसकी एक्सेंट्रिसिटी की बात करें, पहले एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी की बात करें तो इट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सेकेंड एलिप्स की अगर एक्सेंट्रिसिटी की बात करें तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी बाय रूट टू बाय ए बाय रूट टू का स्क्वायर, तो दैट विल अगेन बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ही आ जाएगा। तो एलिप्स, सारी एलिप्सेस जितने भी बन रहे हैं E1 E2 E3 En, सबकी एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी सेम ही है, हेंस ए इज इनकरेक्ट बिकॉज इट्स सेइंग E18 और E19 की एक्सेंट्रिसिटी अनइक्वल है। सिमिलरली लेट्स से बी ऑप्शन कह रहा है सम ऑफ द एरियाज अप टिल nth रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल 1 का एरिया प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया प्लस रेक्टेंगल n का एरिया इज लेस देन 24 फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। तो देख लेते हैं भाई, रेक्टेंगल 1 का एरिया आपका था 2ab, ये रेक्टेंगल 1 का एरिया था, प्लस ये हम बी पार्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल 1 का एरिया बस 2ab, प्लस रेक्टेंगल 2 का एरिया क्या हो गया भाई 2ab बाय 2, रेक्टेंगल 3 का एरिया हो गया 2ab बाय 2 स्क्वायर, एंड सो फोर्थ। तो जो रेक्टेंगल nth एरिया आएगा, रेक्टेंगल n का एरिया आएगा, वो आएगा 2ab बाय 2 की पावर n माइनस 1। पैटर्न ऑब्जर्व कर लो यार। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो सम है, सम अप टिल nth रेक्टेंगल्स एरियाज, सम ऑफ एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स विल बी डेफिनेटली लेस देन सम ऑफ रेक्टेंगल्स ऑफ इनफाइनाइट सच लूप, मतलब इनफाइनाइट सच सीरीज। मतलब अगर हम इस सीरीज को इनफाइनाइट तक ले जाएं, R1 का एरिया प्लस R2 का एरिया एंड दिस गोज ऑन टिल इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स, तो उस केस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ द रेक्टेंगल्स एरिया, सम ऑफ इनफाइनाइट रेक्टेंगल ऑफ एरियाज किसको कन्वर्ट कर जाता है, हमें रिजल्ट याद है कि इट इज a अपॉन 1 माइनस r, तो इट इज 2ab अपॉन 1 माइनस 1 by 2, तो इट कम्स आउट टू बी 4ab, और ab हमारे जो इनिशियल वाले ab थे वो यूज करने, तो 4 into a था 3, b था 2, that is 24. So that proves your b part, that proves b part. C part is saying length of the latest rectangle of E9, length of the latest rectangle of 9th ellipse. C part is E9 जो एलिप्स बनेगा 9th एलिप्स, x स्क्वायर बाय a9 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b9 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस एलिप्स की लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ, तो हमें लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ लर्न है, इट इज 2b स्क्वायर बाय a, तो इट इज 2b9 स्क्वायर बाय a9, दैट विल बी 2 टाइम्स b9 की वैल्यू क्या होगी भाई b बाय b अपॉन रूट 2 की पावर 8, यही है ना पैटर्न। हाँ, n में n-1 है एक्चुअली में,
हाँ, तो 2 टाइम्स ऑफ b बाय √2⁸ का स्क्वायर, और a9 किसके इक्वल होगा, a बाय √2⁸। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2b² बाय 2⁸ टाइम्स 2⁴ बाय a, तो दैट इज सिंप्लीफाइड टू b² अपॉन 2⁵ कैंसिल हो जाएगा, 2³ दैट इज 8a, b² बाय 8a आ रहा है, और इसमें b और a की वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। तो b था आई थिंक 2, दैट इज 4 अपॉन 8 इंटू a था 3, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/6। आई थिंक यही ऑप्शन थी शायद, E9 की लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ इज 1/6, यस इट इज ट्रू, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल इज 1/6, E9 की लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ इज 1/6। फर्दर ऑप्शन D is saying the distance of the focus from the center in E9, distance of the focus from the center of ellipse 9, तो सेंटर से फोकस का डिस्टेंस तो हमारा फोकल डिस्टेंस जो बेसिकली AE होता है, AE, तो E9 का AE पूछ रहा है वो, E9 का D पार्ट में A9 E9 पूछ रहा है। D पार्ट में उसने क्या पूछा है, जो एलिप्स बनेगा 9th एलिप्स, उसका सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस, तो लॉजिकली तो वो AE हो गया, फाइनली A9 E9 कर देते हैं, तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ A9² माइनस P9², यस, तो कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ A9 क्या था भाई, A बाय √2⁸ का स्क्वायर माइनस B बाय √2⁸ का स्क्वायर, यही हो रहा है। तो इट इज आई थिंक अंडर रूट ऑफ A² माइनस B², तो रिटेन करते हैं ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर, और बाहर क्या ले आए, √2 का स्क्वायर होके 2 हो जाएगा, तो 2⁸ एलसीएम हो जाएगा विद इन स्क्वायर रूट, 2⁸ एलसीएम हो जाएगा विद इन स्क्वायर रूट, तो बाहर क्या आ जाएगा 2⁴। तो ये देखते हैं कितना आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 9 माइनस B² कितना था, A² 9 था, B² 4 था, तो अपॉन 16, तो इट इज कमिंग आउट टू बी √5/16। देखो जरा ये ऑप्शन थी, ऑप्शन डी, √5/16। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ E9 इज √5/32, नो √5/16 आ रहा है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो मतलब लास्ट ईयर, मतलब जेई का क्वेश्चन है एडवांस का, अभी रिसेंट, और मतलब जनरल एलिप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको n एलिप्सिस पे लगा दिया गया है फाइनली, और एक पर्टिकुलर मतलब कॉम्प्रिहेंशन सा बना दिया गया। ओके, दिस क्वेश्चन it says consider two straight lines each of which is tangent to both circle and the parabola। ओके, मतलब सर्कल, पैराबोला और आगे जाके एलिप्स भी इन्वॉल्व है, तो मतलब मिक्स सा क्वेश्चन है, सर्कल भी इन्वॉल्व है, पैराबोला भी इन्वॉल्व है, एलिप्स भी इन्वॉल्व है, तो साथ साथ फिगर बनाते हैं। मतलब इट सेज कंसीडर टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड द पैराबोला। सर्कल कौन सा दिया हुआ है, सर्कल दिया हुआ है आपको x² + y² = हाफ, मतलब इट सेज सेंटर ओरिजिन रेडियस 1/√2, x² + y² = हाफ, दैट इज सेंटर ओरिजिन रेडियस 1/√2, and consider two straight line each of which is tangent to both the circle and the parabola। parabola दिया हुआ है राइट वर्ड, y² = 4ax, y² = 4x ही दिया हुआ है, इनफैक्ट y² = 4x का पैराबोला दिया हुआ है, एंड टू स्ट्रेट लाइन ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू बोथ, तो मतलब कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, मतलब अगर लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे टेंजेंट बना देते हैं, पैराबोला पे भी टेंजेंट बना देते हैं, और सिमिलरली एक टेंजेंट यहाँ आ जाएगी, पैराबोला में भी टेंजेंट हो गई। तो कह रहा है कि देयर आर टू लाइंस व्हिच आर टेंजेंट टू बोथ, ऑब्वियसली कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, दैट मींस एंड लेट दीज लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट Q, क्योंकि हमारा जो सर्कल है एज वेल एज पैराबोला है, दोनों की एक एक्सिस सिमेट्री एक्स एक्सिस चल रही है, कॉमन टेंजेंट सिमेट्री के लिए आप बोल सकते हो कि जाके एक्स एक्सिस पे मीट कर गई होंगी, तो ये पॉइंट Q दिया हुआ है, उसने लेबल Q किया हुआ है, एंड कंसीडर द एलिप्स हुज सेंटर इज एट ओरिजिन एंड हुज सेमी मेजर एक्सिस इज OQ। ओके, तो वो कह रहा है O को सेंटर लेके OQ की सेमी मेजर एक्सिस लेके आपको एक एलिप्स और ड्रॉ करना है, एक एलिप्स और ड्रॉ करना है। तो देखो
ऐसे कुछ बन जाएगा। OQ को सेमी मेजर लेके एक एलिप्स बना दिया उसने फाइनली, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज √2, ओके, इफ द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज √2, मतलब अब सेमी माइनर नहीं है, माइनर और सेमी माइनर ध्यान रखा करो, गलती हो जाती है। माइनर एक्सिस की लेंथ दे रखी है √2, माइनर एक्सिस की लेंथ एलिप्स की होती है 2b, ये दी हुई है √2, तो b कितना हो गया, इट इज 1/√2। तो जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा, मतलब सेंटर क्योंकि ओरिजिन ये है एलिप्स, तो एलिप्स और मेजर एक्सिस आपकी x एक्सिस के लॉन्ग है, तो जहां पे वो y एक्सिस को कट करेगा वो ओरिजिन से 1/√2 डिस्टेंस पे है। बाय चांस सर्कल का रेडियस भी 1/√2 ही था, बाय चांस सर्कल का रेडियस भी 1/√2 था। दैट मींस फिगर में थोड़ा सा चेंज होगा, फिगर विल बी लाइक दिस, मतलब कुछ इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा एलिप्स। सिमिलरली सर्कल का जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा और ऐसे कुछ बनेगा। रीजन बीइंग क्योंकि b हमारा 1/√2 आ चुका है, रीजन बीइंग बिकॉज हमारा b जो है 1/√2 है, तो एलिप्स एग्जैक्टली ये शेप लेगा। मतलब ये वाला पॉइंट जो है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,1/√2, और q के कोऑर्डिनेट अभी निकालने पड़ेंगे शायद आगे, ओके। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मतलब वो यकीन है करके सारी ऑप्शन वेरीफाई कर लिया। पहला पार्ट इज फॉर द एलिप्स द एक्सेंट्रिसिटी इज 1/√2 एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टेंगल इज 1। तो ये सारी चीज अब उस पे बेस्ड है, एक्सेंट्रिसिटी निकालनी हो, लेटेस्ट रेक्टेंगल निकालनी हो। बी तो पता ही है एलिप्स का, ए पे बेस्ड है, ए निकालना है, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने रह गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, सारे पार्ट्स जो है क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। नाउ क्यू किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो जो सर्कल और पैराबोला दिया हुआ था उनकी कॉमन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं कि लेट्स से y इक्वल्स mx प्लस c इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल एंड पैराबोला। ये जनरली हम जब कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन होता है तो स्लोप इंवर्स फॉर्म लेते हैं, और उसमें हमारे को कंडीशन टेंजेंसी भी लर्न होनी चाहिए स्टैंडर्ड कर्व्स की, मतलब स्टैंडर्ड सर्कल विद सेंटर ओरिजिन रेडियस आपको लर्न है, c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर इनटू 1 + m स्क्वायर। स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की कंडीशन टेंजेंसी c इज इक्वल टू a/m, बिल्कुल टिप्स पे रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है इस टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू हाफ एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो हेंस यू कैन से जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग c स्क्वायर किसके इक्वल होगा, c स्क्वायर इक्वल होगा r स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर सर्कल के लिए, r स्क्वायर इंटू 1 + m स्क्वायर। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया r स्क्वायर, इनफैक्ट ये जो हाफ है ये r स्क्वायर ही है, तो इट इज हाफ इंटू 1 प्लस स्लोप का स्क्वायर, स्लोप खुद ही अननोन है अभी, तो 1 + m स्क्वायर लिख लेता हूं अभी तो। अच्छा, और पैराबोला के अकॉर्डिंग पैराबोला की कंडीशन टेंजेंसी कितनी होती है, c इज इक्वल टू a/m, तो स्क्वायर का रखा है तो a/m का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो इट इज a²/m स्क्वायर। बढ़िया है, a आपका 1 है, पैराबोला का 4x का a1 है, तो इट इज 1/m स्क्वायर। तो यार ये देखो ध्यान से, इससे m नहीं निकलेगा, c तो एलिमिनेट हो गया, पूरा एक्सप्रेशन m में आ गया। कितना आ गया, m की पावर 4 + m स्क्वायर इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और साफ दिख रहा है m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है। नहीं तो आप प्रॉपर क्वाड्रेटिक की तरह से सॉल्व कर लो m स्क्वायर को t लेके, बट यहाँ पे साफ दिख रहा है m स्क्वायर की एक वैल्यू 1 आ रही है, दूसरी से इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, m स्क्वायर की दूसरी वैल्यू -2 आ रही है। अगर 2 को इधर लाओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाओ माइंड में, तो m स्क्वायर की दूसरी वैल्यू -2 आ रही है, तो लेट्स से m स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, तो कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू आ गई +-1। कॉरस्पॉन्डिंग c की वैल्यू क्या आ गई, मतलब 1 होगा तो a/m के अकॉर्डिंग a 1 है तो 1 आ जाएगा, और -1 होगा तो -1 ही आ जाएगा। तो इनफैक्ट c की वैल्यू भी सेम ही आ गई अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, c इज इक्वल टू a/m, ठीक है ना। तो दो कॉमन टेंजेंट्स क्या क्या हो गई, कॉमन टेंजेंट्स की इक्वेशन हो गई आपकी y इक्वल्स x + 1 विद स्लोप 1 y इंटरसेप्ट 1, y इक्वल -x - 1 विद स्लोप -1 y इंटरसेप्ट -1। दीज आर दी टू कॉमन टेंजेंट्स। हेंस q के कोऑर्डिनेट क्या आ गए भाई, q के कोऑर्डिनेट आ गए, इन दोनों को या तो सॉल्व कर लो या किसी एक को x एक्सिस के साथ सॉल्व कर लो। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करते हो तो आपका 2y = 0, मतलब y तो 0 आ रहा है, y 0 करके x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू -1 आ रही है, तो q के कोऑर्डिनेट आ गया। तो हेंस यू कैन से जो एलिप्स का a है वो 1 हो गया। b क्वेश्चन में दे रखा था 1/√2, b जो था वो क्वेश्चन में दे रखा था 1/√2, एलिप्स का a 1 हो गया, b 1/√2 हो गया। अब देखो
अब एक एक करके डेटा निकालते हैं। एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट निकालनी है। एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका कितना हो गया, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट इज 1 बाय रूट 2। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर का फॉर्मूला बोलो, 2 बी स्क्वायर बाय ए, 2 टाइम्स बी स्क्वायर बाय ए, 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए, दैट इज 1। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर 1 आ रही है, एक्सेंट्रिसिटी 1 बाय रूट 2 आ रही है। यस, बिल्कुल यही ऑप्शन है। इट सेज फॉर द एलिप्स एक्सेंट्रिसिटी 1 बाय रूट 2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर 1, ए इज करेक्ट। व्हाट अबाउट बी फॉर द एलिप्स एक्सेंट्रिसिटी, ये तो ऑब्वियसली करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ये तो बी ए को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि एक में कह रहा है एलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 बाय रूट 2, हमने निकाली कि 1 बाय रूट 2 ही आ रही है। उसके बाद वाले ऑप्शन में कह रहा है एक्सेंट्रिसिटी 1 बाय 2 है, वो गलत हो गई, क्लियर कट। आगे मैंने चेक ही नहीं किया क्या पूछ रहा है। अगला पार्ट है सी, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द बिटवीन द लाइंस 1 बाय रूट 2 टू 1। ओके, और आई थिंक डी ऑप्शन भी वही है, बस एरिया की वैल्यू डिफरेंट है। तो देखते हैं क्या आ रहा है एरिया। द एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स, एलिप्स के इनसाइड हो, बाउंडेड हो, बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। तो जरा देखो भाई x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 कौन सा होगा, x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, सर्कल का रेडियस 1 बाय रूट 2 का होता, तो x इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 यहां पे होगा। यस, और एंड x इज इक्वल टू 1, एलिप्स का a1 आया तो बाय चांस x इज इक्वल टू 1 यहां पे होगा। तो कह रहा इस लाइन और इस लाइन के बीच में एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। तो बेसिकली वो ये एरिया जानना चाह रहा है, ये एरिया जानना चाह रहा है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं, x इक्वल टू 1 बाय रूट 2 आपकी ये लाइन आ गई, x इज इक्वल टू 1 की ये लाइन आ गई, और व्हाट इज द एरिया रिक्वायर्ड, एरिया रिक्वायर्ड ओवर हियर इज आपका ये एरिया। तो सिमेट्रिकली ये तो दिख ही रहा है कि मैं अगर ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अब मेंसुरेशन से नहीं जा सकता कि हमारे पास कोई रिजल्ट वैसा नहीं है डायरेक्टली। मतलब सर्कल्स के लिए मेंसुरेशन के रिजल्ट है, ट्रायंगल के लिए है, ट्रेपीजियम के लिए है, रेक्टेंगल, इन सब के लिए, बट यहाँ पे तो इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा आपको। तो इंटीग्रेट कर देते हैं सिंपली। इंटीग्रेट क्या हो गया, एरिया हो गया आपका डबल ऑफ इंटीग्रल, कैन से 1 बाय रूट 2 टू 1, 1 बाय रूट 2 टू 1, और एलिप्स का अपर सरफेस की इक्वेशन लिख देते हैं। एलिप्स के अपर सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, एलिप्स क्या था, एक्स स्क्वायर, इनफैक्ट लिखना पड़ेगा एलिप्स, एक्स स्क्वायर हमने लिखा नहीं था, एलिप्स, एलिप्स था हमारा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज वाज 1, वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 1 बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो इधर से आप y की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, y आ रहा है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाई 2 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है y की पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कौन सी ब्रांच की होगी आपकी, अपर ब्रांच की, इस ब्रांच की। और अगर नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं, नेगेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये नीचे वाली ब्रांच की हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, हम 1 बाय रूट 2 से लेके 1 तक इस अपर ब्रांच को अगर इंटीग्रेट कर देंगे और डबल कर देंगे तो हमारे को एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा फाइनली। तो इट इज 1 बाय रूट 2 टू 1, किसको इंटीग्रेट कर दो, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। बस अब तो वैल्यूएशन करनी है, तो इस 2 को कैंसिल कर देता हूँ, इधर रूट 2 कर देता हूँ, तो रूट 2 टाइम्स, अब इंटीग्रल क्या रह गया, 1 बाय रूट 2 टू 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ पे क्या लगा दूं, फॉर्मूला, सीधा फॉर्मूला आपके पास, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल का फॉर्मूला लर्न है आपको। इट इज x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए। तो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेट में वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं आता। तो ये कितना हो गया, रूट 2 टाइम्स x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ a हमारा 1 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज 1 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय दैट इज x, क्योंकि a 1 है और इसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी बिटवीन 1 बाय रूट 2 टू 1, 1 बाय रूट 2 टू 1। देखिए कितना आ रहा है, रूट 2 टाइम्स 1 पे तो पहली टर्म 0 हो गई, फिर साइन इनवर्स 1 कितना होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2 बाई 2, पाई बाय 4 माइनस 1 बाय रूट 2 डालो, 1 बाय रूट 2 के दोनों ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 1 बाय 2 रूट 2, 1 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2 माइनस हाफ साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 इज पाई बाय 4। ये देखो भी कितना हो गया, तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी रूट 2 टाइम्स पाई बाय 4 माइनस हाफ पाई बाय 4,
8 minus 2 root 2 into root 2 2 into 2 4 1/4 root 2 टाइम pi/8 minus 1/4 is coming out to be the answer. थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेड है. आई थिंक 8 बाहर लिया हुआ है. अगर हम 8 को बाहर कर दें एलसीएम से तो यू आर लेफ्ट विद √2/8. ये चेंज क्या हो जाएगा? √2/8 पाई माइनस 2. √2/8 पाई माइनस 2. तो 8 को आप लिख सकते हो √2 से अगर रैशनलाइज कर दो तो नीचे √2 आ जाएगा. 1/4 √2 into पाई माइनस 2. 1/4 into पाई माइनस 2. Yes, C option. 1/4 into pi minus 2 is the answer. Now look at this question. It says the locus of the point from which the two tangents to the ellipse are inclined at an angle alpha. Straightforward question. कि एक एलिप्स है, एलिप्स के बाहर से उन पॉइंट्स का लोकस बताओ जिनसे जो दो टेंजेंट्स बनेंगे एलिप्स के ऊपर, एलिप्स के सरफेस के ऊपर, उनके बीच पे एंगल फिक्स्ड होगा अल्फा. तो ऐसा एक थोड़ी होगा इधर भी आएंगे इधर भी, मतलब तो मूवमेंट होगी बाहर, मतलब ठीक है ना. अल्फा एंगल बना रहे हैं. जैसे हमारे को पता है कि अगर पर्टिकुलरली अल्फा pi/2 हो, अगर पर्टिकुलरली अल्फा pi/2 हो तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स ड्रॉन टू द एनी कोनिक इफ दे इंक्लूड टेंजेंट्स इंक्लूड 90 डिग्री दैट लोकस इज डायरेक्टर सर्कल. तो अगर पर्टिकुलरली अल्फा 90 डिग्री हो तो लोकस डायरेक्टर सर्कल होता है अगर 90 डिग्री हो तो, ठीक है ना. तो ये जनरल एंगल की बात कर रहा है कि एंगल अल्फा है. तो पहले तो फिगर बनाते हैं थोड़ी सी. एक स्टैंडर्ड एलिप्स की बात हो रही है. एक रैंडम पॉइंट जिससे दो टेंजेंट्स जो ड्रॉ हो रही है सरफेस पे, दे इंक्लूड अल्फा एंगल बिटवीन देम, ठीक है. और इसी पॉइंट का लोकस निकालना है. एलिप्स की इक्वेशन स्टैंडर्ड मान लेते हैं. x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फाइंड द लोकस? स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है? जिस पॉइंट का लोकस निकालना है हमें उस पॉइंट को सेटिस्फाई करने वाली एक इक्वेशन निकालनी है. तो हम जनरली उस पॉइंट को एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, x1 y1, जो भी क्वेश्चन में यूज ना हो रहा हो, x1 y1 hk कुछ भी, मतलब ठीक है ना. तो और फिर हमारा एम क्या होता है कि उस पॉइंट जो हमने रैंडम पॉइंट लिया जिसका लोकस निकालना था, उस पॉइंट में एक रिलेशन लाना है, उसके एब्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में आपस में एक रिलेशन लाना है विद along with the given constant things in the question. मतलब अगर बाय चांस अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इसमें अल्फा इन्वॉल्व होगा ही होगा. ए और बी कांस्टेंट है, ए और बी इन्वॉल्व होगा ही होगा. और वो निकालेंगे कैसे? जो भी हमारे को कंडीशन दी होगी, मतलब ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट दिया होगा, उस कंस्ट्रेंट को यूज करके वो कंडीशन निकालेंगे. उस मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकाल रहे हो उनके एब्सिस और ऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन उस कंस्ट्रेंट के अंडर निकालेंगे. और बाय चांस अगर आपको इस दौरान कि कोई अननोन एज्यूम करना पड़ा जो कि खुद वेरी करेगा, मतलब बाई चांस थीटा एम कुछ भी, वो एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि वो वेरी कर रहा है, वो लोकस मेरे की इक्वेशन में नहीं आ सकता, वो वेरी कर रहा है, वो आपने खुद एज्यूम किया पहले. तो दैट इज द फंडा, ठीक है ना. तो अगर हम कहें कि लेट्स से इस पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे, तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट एज्यूम करे लेट्स से hk, ठीक है. और एज सच बस ये दो टेंजेंट्स के बीच में एंगल अल्फा दिया हुआ है. तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं स्लोप मान लेता हूँ आइदर ऑफ द टेंजेंट का, लेट्स से एक का m, तो बाद में मैं एलिमिनेट कर दूंगा. आइदर ऑफ द टेंजेंट का स्लोप m मान लिया मैंने पहले. तो आपको अगर m पता है, लेट्स से किसी एक टेंजेंट का स्लोप m पता है, तो हमारे को कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, मतलब y = mx + c. इस एलिप्स पे टेंजेंट कब होती थी? अगर स्लोप m है तो c और m में एक रिलेशन होता है, दैट रिलेशन इज c² = a² m² + b². याद है? तो मैं c क्या ले लूं? C can be taken as either root of a square m square b square or negative square root of a square m square b square, your choice. मतलब वो तो मतलब स्क्वायर रूट अभी पता नहीं चल रहा कि कौन सा लेना है. तो लेट इट बी y = mx प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² + b². तो एज्यूमिंग स्लोप हमने c एलिमिनेट कर दिया अभी के लिए, दो अननोन के बजाय हमने m एज्यूम किया और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अकॉर्डिंग c निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ a² m² b². कहने से अगर ये टेंजेंट फर्स्ट हुई या सेकंड हुई, अगर ये फर्स्ट हुई या सेकंड हुई, ये दोनों ही टेंजेंट hk से पास कर रहे हैं, तो इसको hk से सेटिस्फाई करा दो, मतलब y की जगह k और x की जगह h डाल दो. तो k = mh प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a² m² + b². mh को लेफ्ट में लाते हैं, इक्वेशन आ जाएगी k - mh का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर मैंने सी नेगेटिव भी लिया होता, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो स्क्वायर होता तो फाइनली यही इक्वेशन आ जाती फाइनली। ठीक है, तो इससे आपकी m में क्वाड्रेटिक बन गई, दैट इज कमिंग आउट टू बी एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। स्क्वायर करता जा रहा हूँ, खोलता जा रहा हूँ और सारी टर्म एक साइड पे प्रॉपर m की क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखता जा रहा हूँ। एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली ये इक्वेशन हमने पहले भी निकाली थी जब थ्योरी में हम पढ़ रहे थे टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट, तो उसी लाइंस पे चल रहा है फाइनली। ठीक है ना, तो अब इस क्वाड्रेटिक के अंदर हमारे को एच के तो उसी का लोकस निकालना है, ए बी फिक्स कॉन्स्टेंट्स है फाइनली। और हमें ये पता है कि इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे m1 एंड m2, इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स आएंगे वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे वो जो दो टेंजेंट्स बन रही है उनके स्लोप्स। वो जो दो टेंजेंट्स बन रही है, एक का स्लोप m1 हो जाएगा, एक का स्लोप m2 हो जाएगा। यस, और हमें ये पता है कि m1 और m2 के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है एज पर क्वेश्चन। तो मैं tan थीटा का फॉर्मूला लगा दूं बेटा, tan अल्फा, tan ऑफ एंगल बिटवीन दी टू लाइंस हैविंग स्लोप m1 m2। वो हमें पता है कि ये क्या होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बट इसमें कैच है कि ये एंगल हमारे को ये नहीं पता अभी कि ये इंटरनल एंगल की बात हो रही है, एक्सटर्नल एंगल की बात हो रही है, ये भी नहीं पता कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। तो फॉर टाइम बीइंग जो एक्यूट वाला एंगल होगा वो मे बी अल्फा होगा या पाई माइनस अल्फा होगा, उसके tan की वैल्यू हो जाएगी इसका मॉड। मतलब बेसिकली हमने अल्फा अभी हमें पता ही नहीं कि एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो ये रिजल्ट हो गया हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 वेयर m1 m2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यार अब सीधा सब आगे की कैलकुलेशन दिख रही है कि m1 m2 जो नीचे है वो तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और जो ऊपर m1 माइनस m2 है दैट इज डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें लर्न है कि डिफरेंस किसके इक्वल होता है क्वाड्रेटिक का, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है, रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय मॉड ए, और प्रोडक्ट होता है हमारा c अपॉन ए। तो बस अब ये रिप्लेसमेंट्स कर देते हैं तो यू गेट द आंसर, दैट इज ऊपर आ जाएगा रूट t बाय ए, नीचे आ जाएगा आपका 1 प्लस सी बाय ए, एंड दैट सिंप्लीफाइज टू रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय ए प्लस सी मॉड लगा दो। यार अभी मैं ए और सी रिप्लेस करूंगा, ए क्या है यहाँ पे ए, अच्छा ये ध्यान रखना ए कंफ्यूज मत हो जाना, एलिप्स वाले ए की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये एलिप्स वाले ए की बात नहीं हो रही है, क्वाड्रेटिक के ए की बात हो रही है। दैट इज सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए क्वाड्रेटिक का, और डिफरेंस ऑफ रूट होता है रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बाय लीडिंग कोफिशिएंट रूट टी बाय। ठीक है ना, तो रिप्लेस करें तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोलो कितना आएगा भाई, 4h स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आएगा आपका h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस सी आपका हो जाएगा भाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए आ रहा है प्लस सी आ रहा है आपका के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड। तो tan अल्फा का फॉर्मूला आ गया आपका, ऊपर से 4 का रूट बाहर ले आता है, रूट अंडर एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस मैंने प्लस हो गया था प्लस एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे देखा जाए तो यही लोकस है, पहले यही लोकस है, इसमें एच के को एक्स में रिप्लेस कर देंगे, लेकिन शायद थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है ऑप्शन में, स्क्वायरिंग कर ही रखी है, मतलब एज एन स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करके यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर तो हट जाएगा, स्क्वायर रूट था ना क्योंकि, तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा बस। तो ये देखो भी कौन सा ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन ए में ही डाला हुआ है ये, तो दैट इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। ओके, सी दिस क्वेश्चन अगेन, अ गुड क्वेश्चन।
It says a variable point P on the ellipse of eccentricity E is joined to its foci. तो एक एलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लिया करो जब भी इक्वेशन नहीं मेंशन, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्टैंडर्ड इक्वेशन में उसको बोल रहा हूँ जिसका मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब ए इज मोर देन बी। ठीक है, तो वेरिएबल पॉइंट P, मतलब इसके ऊपर हमने रैंडम पॉइंट लिया P। लेट्स से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लो, कहीं भी ले सकते हो वैसे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने पॉइंट ले लिया। तो वो कह रहा है कि जो वेरिएबल पॉइंट P है वो दोनों फोकस से जॉइंड है, मतलब एक S और S डैश, एक S यहाँ कहीं पे मेंशन कर लो और सिमेट्रिकली क्या कर दो, एक P को S से भी जॉइन कर रखा है, S डैश से भी जॉइन कर रखा है। The locus of the incenter of the triangle PSS dash is an ellipse whose eccentricity is, मतलब वो कह रहा है कि मतलब वैसे तो लोकस का एक सब एक क्वेश्चन कि ये भी पूछ सकता था कि इंसेंटर का लोकस क्या होगा, तो लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि लोकस जो है वो इंसेंटर का जो लोकस है वो एलिप्स है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी। तो मतलब बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन है बीच में कि जो ट्रायंगल PSS डैश बन रहा है उसका एक इंसेंटर होगा जिसके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, उसका लोकस पहले। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखें, S के कोऑर्डिनेट पता है आपको AE0, S प्राइम के पता है, S डैश के पता है -AE0, P के कोऑर्डिनेट नहीं पता और वो वेरिएबल पॉइंट, इनफैक्ट आपको लोकस इसी वजह से आ रहा है क्योंकि P चेंज हो रहा है बाहर, जैसे जैसे P मूव करेगा तो अंदर वाला एक्सेंट्रिसिटी जो इन सेंटर होगा वो भी मूव कर रहा होगा। वो कह रहा है कि जो उसकी आई की मूवमेंट है वो अंदर एक एलिप्स बन रहा है, उसकी एक्सेंट्रिसिटी निकालनी, उसकी एक्सेंट्रिसिटी। तो P के कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, A cos थीटा B sin थीटा। ठीक, अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट रिवाइज करो, रिकॉल करो क्या थे। इन सेंटर के किसी भी ट्रायंगल ABC में, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते थे, इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होते थे ax1 plus bx2 plus cx3 by a plus b plus c, and similar expression for ordinate ay1 plus by2 plus cy3 divided by a plus b plus c। तो बताओ इसमें क्या है, ABC क्या है, स्मॉल ABC क्या डिनोट कर रहे हैं, वो जो वर्टेक्स A है उसके ऑपोजिट साइड लेंथ स्मॉल a है, मतलब BC की लेंथ A है, B के ऑपोजिट AC की लेंथ B है और C के ऑपोजिट AB की लेंथ स्मॉल c है। और x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ABC, मतलब ऑर्डर मैटर कर रहा है यहाँ पे, x1 y1 A का है, x2 y2 B का है, x3 y3 C का कोऑर्डिनेट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस A को x1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर B को ऑपोजिट साइड वर्टेक्स से x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, C को x3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax1 प्लस bx2, A को x1 से, B को x2 से, C को x3 से, और डिवाइडेड बाय पेरीमीटर a प्लस b प्लस c। सिमिलर एक्सप्रेशन फॉर y। तो ये हमने इंसेंटर कोऑर्डिनेट बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निकाला था। अब यही काम यहाँ करते हैं i के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, लेकिन i के कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आपको रियलाइजेशन हो रहा है कि हमारे को साइड लेंस चाहिए। इसमें आगे कोऑर्डिनेट तो दिख रहे हैं, क्या दो दिए हुए थे, एक हमने अज्यूम किया हुआ है a cos थीटा b sin थीटा, लेकिन लेंथ तो चाहिए ना भाई, कि लेंथ क्या क्या है, ऑपोजिट साइड लेंथ, p के ऑपोजिट साइड, s के ऑपोजिट साइड, s डैश के ऑपोजिट साइड। तो ss डैश की लेंथ तो पता चल रही है 2a, S डैश की तो लेंथ पता चल रही है 2a, S डैश के ऑपोजिट जो PS है उसकी लेंथ पता है क्या भाई, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया था, सब निकल आएगी लेंथ, मतलब P का कोऑर्डिनेट पता है, S के कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी लेंथ निकल आएगी। लेकिन एक चीज दिमाग में बिठा लो, जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से निकालना है, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे एलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर है उसका डिस्टेंस फोकस से निकालना है, फोकल डिस्टेंस। तो कभी भी डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाओ पॉइंट्स के बीच का, फोकल डिस्टेंस के लिए पॉइंट और फोकस के बीच का डिस्टेंस ना निकाल के, पॉइंट और रिस्पेक्टिव डायरेक्ट्रिक्स जो फोकस से ना निकाल के, उस फोकस के कॉरस्पॉन्डिंग जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उससे डिस्टेंस निकालो, वो हमेशा कैलकुलेशन इजी रहेगी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल होगी। मतलब कैलकुलेशन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना आसान होता है, सिर्फ देखना होता है गैप कितना है पहले। तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकालो, उसका ई टाइम्स हमें लर्न है ना, PS इज इक्वल टू EPN, PS इज इक्वल टू EPN का जो रिजल्ट था उसके अकॉर्डिंग। इनफैक्ट हमने एलिप्स की थ्योरी में फोकल डिस्टेंसेस भी मेंशन किए होंगे, तो वो भी लर्न होने चाहिए, बट एक बार फिर से कैलकुलेशन हो जाएगी तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो P का जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से आएगा, S के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है x इज इक्वल टू A बाई E।
तो कितना आ जाएगा भाई डिस्टेंस, तो इट विल बी पी एस इज इक्वल टू ई टाइम पी एन, और पी एन कितना हो गया भाई, पी एन हो गया, अब जो डायरेक्ट्रिक्स है वो वाई एक्सिस से ए बाई डिस्टेंस पे है और पी खुद ए कॉस थीटा डिस्टेंस पे है वाई एक्सिस से, तो उनका डिफरेंस दैट इज ए बाई ई माइनस ए कॉस थीटा। तो अगर अंदर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा ए माइनस ई टाइम्स ऑफ ए कॉस थीटा। तो लर्न कैसे किया था हमने, ए माइनस ई एक्स वन, ए माइनस ई x1 वो होता था जो पॉइंट का एब्सिसा होता है, जिस पॉइंट का आप फोकल डिस्टेंस s से निकाल रहे हो, a माइनस ई x1, तो x1 की जगह a cos थीटा आ गया। सिमिलर मैनर ps प्राइम क्या हो जाएगा, e टाइम्स ऑफ pn डैश हो जाएगा आपका a बाई ई प्लस a cos थीटा, तो आ जाएगा आपका a प्लस e टाइम्स ऑफ x1 दैट इज ये। तो यार सारे डिस्टेंस आ गए, अब i पे जंप करते हैं, i के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। i के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ss डैश जो लेंथ है 2ae वो किससे मल्टीप्लाई होगा, x1 दैट इज a cos थीटा, प्लस देन ps की लेंथ है आपकी a माइनस e टाइम्स ऑफ a cos थीटा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, माइनस ए प्लस देन ps डैश की लेंथ है a प्लस e टाइम्स ऑफ a cos थीटा, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, s के एब्सिसा से दैट इज ae डिवाइडेड बाय पेरीमीटर आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे वैसे, बट अब लेंथ तो निकाल ही रखी है, हमें लर्न है पीएस और पीएस डैश किसी भी एलिप्स के पॉइंट से आप दोनों फोकल डिस्टेंस का सम हमेशा 2a होता है, तो वो तो पीएस और पीएस डैश ऐसे भी बता था 2a, और बीच नीचे वाली वैल्यू 2a ही है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2a प्लस 2a। ठीक है, सिमिलरली ऑर्डिनेट सिंपल है क्योंकि दो ऑर्डिनेट जीरो है पर्टिकुलरली, तो एस एस डैश की लेंथ थी आपकी 2ae मल्टीप्लाई बाय कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट ऑफ p दैट इज b sin थीटा, और कैसे आगे कोई टर्म नहीं आएगी, रीजन बीइंग क्योंकि दोनों s और s डैश के जो ऑर्डिनेट्स हैं वो जीरो है, मतलब y2 और y3 दोनों जीरो है इस फॉर्मूले में फाइनली, और नीचे तो पेरीमीटर क्या है वो सेम है 2a प्लस 2a, ये आ गया। बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा आ गया एक कॉन्टेंट, पर सिंप्लीफाई होकर बहुत अच्छा सा आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। तो इन दोनों को मर्ज कर दे भाई, इन दोनों एक्सप्रेशन में ए ही कॉमन है, ए ही कॉमन लेके, तो अगर ए ही कॉमन लेके तो देखो ध्यान से, ए अगर हम कॉमन ले लें तो ए प्लस ई ए कॉस थीटा में से ए माइनस ई ए कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ए माइनस ए कट जाएगा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा 2 ई ए कॉस थीटा, तो पहले एक बार लिख ही लेते हैं, तो ये आ रहा है आपका 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा, पहली टर्म तो एज इट इज है 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा, और अगला आ जाएगा आपका 2ae cos थीटा इंटू ए, तो 2a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय में 2a कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस ई। सिमिलरली यहाँ पे आ रहा है आपका 2ape साइन थीटा, नीचे से 2a कॉमन 1 प्लस ई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 2a कैंसिल हो गया, और इसमें भी न्यूमरेटर में आपका क्या कॉमन आ रहा है 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा कॉमन ले लो, अंदर पहली टर्म में तो 1 हो जाएगा, सेकंड टर्म में 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा अगर बाहर गया तो 1 प्लस ई बच जाएगा, तो ध्यान से देखो 2a भी कैंसिल हो गया और 1 प्लस ई भी कैंसिल हो गया, तो i के कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल से आ गए, इट कम्स आउट टू बी a टाइम्स ई कॉस थीटा और b e अपॉन 1 प्लस ई टाइम्स साइन थीटा। पहला टास्क तो ये था आई के कोऑर्डिनेट निकालना, जो कि कैलकुलेशन ठीक सा फॉर्मूले में ही रिप्लेस किया फॉर्मूले में, लेकिन लेंथ वगैरह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड से थी, फाइनली आई के कोऑर्डिनेट सिंपल से आ गए, a इंटू ई कॉस थीटा b अपॉन 1 प्लस ई इंटू साइन थीटा। यस, ठीक है ना। तो अब मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस खाली कोऑर्डिनेट को देखते हुए, आई के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए क्या मैं कह सकता हूँ कि आई का जो लोकस होगा दैट विल बी क्लियरली एन एलिप्स, ऑल्दो क्वेश्चन में मेंशन है ये चीज कि आई का जो लोकस आएगा वो एलिप्स आएगा। रीजन बीइंग जो आई के कोऑर्डिनेट है ना पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट फॉर्म में तो आ गए सब, a cos थीटा b sin थीटा टाइप्स, मतलब आप अगर ध्यान से देखो आप कह सकते हो ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो इट इज a cos थीटा b sin थीटा ओनली, a cos थीटा b sin थीटा ओनली। तो अगर मैं थीटा एलिमिनेट करना चाहूंगा तो क्या लिखोगे, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फाइनली, ये सुनो। तो अब आप कह सकते हो कि दिस इज न्यू a
एंड दिस इज न्यू बी, दिस इज न्यू ए न्यू बी फाइनली। ठीक है, अब पहले ये जज करो कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, मतलब ये भी देखना है कि हॉरिजॉन्टल एलिप्स आ रहा है वर्टिकल एलिप्स आ रहा है। ऑल्दो एलिप्स जो इनसाइड है वो चांसेस वही है कि हॉरिजॉन्टल के अंदर जो लोकस बना होगा विद वेरिंग पी, मतलब जब पी एलिप्स बाहर वाले एलिप्स पे मूव कर रहा होगा तो इनसाइड जो इनसेंटर होगा वो भी अंदर वाले एलिप्स पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, भाई ऑलरेडी हमारा जो स्मॉल ए है वो स्मॉल बी से बड़ा है। ठीक, तो जो ए के साथ मल्टीप्लाइड है ई, एक में तो ई मल्टीप्लाई, एक में वन प्लस ई और डिवाइड भी कर दिया, मतलब दोनों में ई मल्टीप्लाइड है। तो अगर ए बड़ा है तो ए विल बी डेफिनेटली मोर देन बी, बट ए जब ऑलरेडी बी से बड़ा है तो बी को जब आप फर्दर वन प्लस ई से डिवाइड करो तो वो और छोटा ही होगा, तो हेंस यू कैन से इट इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स ओनली। ठीक है, तो इस एलिप्स की आपको एक्सेंट्रिसिटी निकालनी थी, ई डैश, तो कहना इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फॉर्मूला वही है अभी भी, बट बी और ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखें क्या आ रहा है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, इट इज बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं सॉरी ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। इनफैक्ट हम बी स्क्वायर को भी रिप्लेस कर देते हैं, उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग बी मतलब बी स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया, तो इट इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेके आपका आ जाएगा 1 प्लस ई, जो होल स्क्वायर में रूट से बाहर आएगा 1 प्लस ई रह जाएगा, अंडर रूट के अंदर रह जाएगा न्यूमरेटर में 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2ई माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर, माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2ई स्क्वायर प्लस 2ई का स्क्वायर रूट। इनफैक्ट 1 प्लस ई स्क्वायर को अंदर ही रखना पड़ेगा ब्रैकेट के, मतलब स्क्वायर रूट के, तो इट इज 2e कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा आपका 2e स्क्वायर प्लस 2e, 1 प्लस ई, 2e स्क्वायर प्लस 2e अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर था स्क्वायर रूट के इनसाइड, तो 1 प्लस ई कैंसिल आउट हो गया, यू गेट द आंसर एज रूट ऑफ 2e अपॉन 1 प्लस ई, स्क्वायर रूट ऑफ 2e अपॉन 1 प्लस ई इज योर ऑप्शन बी, स्क्वायर रूट ऑफ 2e अपॉन 1 प्लस ई। इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब गुड इन द सेंस कि आपको कैलकुलेशन कोई ऐसी कोई हेवी कैलकुलेशन मतलब वो नहीं थी कि कॉन्सेप्ट कोई बहुत हेवी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहले इंसेंटर के कोऑर्डिनेट निकला है, इंसेंटर पे आपने देखा कि वो एलिप्स बन रहा है, एलिप्स की फर्दर जो नए ए और बी है उससे आपने एक्सेंट्रिसिटी जज कर ली कि क्या आ रही है। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इट इन्वॉल्व्स गुड कॉन्सेप्ट, मतलब it says let the two foci of an ellipse be -1 0 and 3 4, मतलब एक एलिप्स है, बट दिस टाइम इट इज नॉट द स्टैंडर्ड वन, मतलब आपके जो स्टैंडर्ड वन नहीं है, क्योंकि आप देखो ध्यान से जो एलिप्स के दो कोऑर्डिनेट दिए हुए, एलिप्स के फोकस के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए, एक दिया हुआ -1 0, एक दिया हुआ 3 4, एक 3 4 दिया हुआ है, तो ऑब्लिक होगा, मतलब अगर आप सोचो कि अगर -1 0 ऑब्जर्व करो कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा -1 0 एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, 3 4 कहाँ पे होगा भाई, 3 4 यहाँ पे कहीं पे होगा, और ये दोनों क्या दिए हुए, ये दोनों एलिप्स के फोकाई दिए हुए हैं, तो मतलब इन दोनों से ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करोगे, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ड्रॉ करोगे, वो मेजर एक्सिस आएगी, तो जो एलिप्स जनरेट होगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। आपको फिगर जो भी यूज करनी है वो यूज कर लो, ये वाली करनी है ये कर लो, राइट वाली करनी है राइट वाली कर लो फाइनली, बस मैंने उसको ऐसे दिखा रखा है, मतलब मेरा व्यूइंग एंगल ऐसे है, मैं व्यूइंग एंगल ऐसे कर रहा हूँ तो मेरी फिगर ये बन जाएगी फाइनली। ठीक है, तो मैं मेंशन यही कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल पे, तो लेट्स से -1 0 एंड लेट्स से यहाँ पे 3 4। आई एम नॉट सेइंग करंट लाइन जो हमारी बनी हुई है हॉरिजॉन्टल वो एक्स एक्सिस है, आई एम नॉट सेइंग दैट इज एक्स एक्सिस फाइनली, दैट इज अ मेजर एक्सिस, ये आपकी मेजर एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल है दैट इज माइनर एक्सिस फाइनली। ठीक है, that says let the two foci be the centers and the foot of the perpendicular focus 3 foot upon a tangent, there is a tangent at some point to the ellipse, किसी पॉइंट पे सरफेस पे एलिप्स के सरफेस पे एक टेंजेंट ड्रॉ होगा, 3 4 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, 3 4 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा वो आपका है, उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 6, it says
परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस 3 4 अपॉन अ टेंजेंट टू द एलिप्स बी 4 6 मतलब ये कोऑर्डिनेट 4 6। तो अब एक एक करके 3 क्वेश्चन बेस्ड है इस पे बेस्ड। पहला पार्ट, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम -1 0 अपॉन द सेम टेंजेंट टू द एलिप्स, मतलब यहां से जो -1 0 से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उसी टेंजेंट पे इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। पहला पार्ट ये है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। तो यार अब इसमें 2-3 रिजल्ट जो हम पहले कहीं डिराइव कर चुके हैं थ्योरी में वो लर्न रखो, मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ वो कौन सा रिजल्ट थे। एक रिजल्ट था कि किसी भी टेंजेंट पे, एलिप्स के किसी भी टेंजेंट पे फोकस से जो परपेंडिकुलर्स ड्रॉप होते हैं, फोकस के जो परपेंडिकुलर्स की लेंथ होती है एक P1 और एक P2, उनका प्रोडक्ट B² होता है। मतलब अगर मैं कह रहा हूँ ये लेंथ P1 है और ये लेंथ P2 है, मतलब दोनों फोकस से जो किसी भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर की लेंथ्स है P1 एंड P2, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो सेमी माइनर एक्सिस के स्क्वायर की वैल्यू होती है, B² की फाइनल। एक ये रिजल्ट, ये बिल्कुल टिप्स पे रखना है, रिजल्ट 1। दूसरा, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होते हैं फोकस के किसी भी टेंजेंट पे, जो फुट होते हैं कोऑर्डिनेट्स, वो जो फुट है वो सारे के सारे किस पे लाई करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल पे। मतलब ये जो पॉइंट्स हैं फुट 4 6 हो गया या ये वाला पॉइंट जो निकालना है, ये सारे किस पे लाई करते हैं, ऑक्सिलरी सर्कल पे। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता था, ऑक्सिलरी सर्कल होता था आपका, ऑक्सिलरी सर्कल वाज कि मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके जो सर्कल ड्रॉ होता है पहले, ठीक है ना। तो एक रिजल्ट ये, मतलब अब यूज कौन सा होगा, कौन सा अभी देखते हैं, मतलब जरूरी कि सारे रिजल्ट यूज होंगे। ये अगर मैं इनका लेबलिंग कर दूं कि ये वाला 4 6 पॉइंट अगर मेरा लेट्स से फोर 6 पॉइंट लेट्स से मान लेते हैं कि हमारा ये तो गिवन ही है S और S डैश, ये मान लेते हैं P है और ये Q है, टेंजेंट R पे ड्रॉ हुई है। तो एक रिजल्ट ये, दूसरा रिजल्ट क्या, P एंड Q लाइज ऑन ऑक्सिलरी सर्कल, दैट इज x² + y² = a²। ठीक है, तो पहला पार्ट पे पहले जाते हैं। पहला क्वेश्चन था हमें Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट बहुत सिंपल है, मतलब Q के कोऑर्डिनेट के लिए आपको दिख रहा है कि आप क्या इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट, एक स्लोप या 2 पॉइंट ऑन इट। तो इस लाइन जो टेंजेंट है उसके ऊपर कोई कोऑर्डिनेट पता है, यस पता है जी, 4 6 इज लाइंग ऑन दैट लाइन। ठीक है, 4 6 और 3 - 4 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है, मतलब ये जो 4 6 पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये इसके परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर था ना ये, ठीक है ना। तो 4 6 और 3 - 4 का स्लोप निकाल लो, कितना आ गया, 6 - 4 6 एंड 3 - 4 था, 3 4 था। तो 6 - 4 अपॉन 4 - 3, सिक्स माइनस 4 अपॉन 4 - 3 कितना आ गया, ये आपका आ रहा है 2। ये 2 किसका स्लोप है, ये स्लोप है आपका SP का, इट इज स्लोप ऑफ SP, MSP लिख रहा हूं शॉर्ट में, स्लोप ऑफ SP। तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो गया -1/2 और पॉइंट पता ही है 4 6। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म से, x + 2y = 12 + 4 16। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता है और आपको उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे S डैश का फुट निकालना है, तो फुट के भी कोऑर्डिनेट आते हैं आपको बहुत अच्छे से। तो क्या आ जाएगा, इट विल बी, फुट का फॉर्मूला लगा दो, x - -1 x + 1 अपॉन 1 y - 0 अपॉन 2, याद है ना भाई, इज इक्वल टू माइनस ऑफ जिसका कोऑर्डिनेट, जिस फुट के, मतलब ये S डैश के फुट निकाल रहे हैं, ऑन S डैश के कोऑर्डिनेट हमारे को बताते हैं -1 0 ऑन x + 2y = 16 पे। तो माइनस ऑफ -1 + 0 - 16 डिवाइडेड बाय a² + b², दैट इज 1 + 4 5। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी -17/5 - 1 72 34/5। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 12/5 34/5। पहला पार्ट डन, 12/5 34/5, ये हो गया आपका पहला पार्ट।
12/5, 34/5 इज ऑप्शन ए। अगला पार्ट कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। ऑक्सिलरी सर्कल ही पूछ लिया अगले वाले में। तो ऑक्सिलरी सर्कल में सेंटर तो साफ ही पता चल रहा है। सेंटर क्या होगा, एस और एस डैश का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर हो जाएगा। तो सेंटर क्या हो गया 3 - 1। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई 3 - 1 2/2 1 4 + 0/2 2। सेंटर ये है। और ए स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर यार यही निकाल दूं यहां से लेके जो ये वाला पॉइंट है 4 6 या आपने क्यों भी निकाल लिया ये ए ही तो है। तो सर्कमफ्रेंस पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 6। 4 6 का जो 1 2 से डिस्टेंस होगा वो ए हो जाएगा आपका। तो क्या आ गई इक्वेशन आ गई आपकी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4 6 से पास ही करा देते हैं। 4 - 1 3 का स्क्वायर 9 और 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 25। तो इट इज जनरल फॉर्म में दी हुई है। तो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y 4 + 1 5 - 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो कौन से ऑप्शन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज योर ऑप्शन P। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन द लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो यार ए आ चुका है, ए ही पता है, मतलब फोकस के बीच का डिस्टेंस तो बी निकल आएगा। या फिर आप ये रिजल्ट भी लगा सकते हो P1 P2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इट इज योर चॉइस। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का प्रोडक्ट बी स्क्वायर की इक्वेट कर दो। पी के कोऑर्डिनेट पता है, क्यू के पता है, एस के पता है, एस डैश के पता है, सब पता है आपके पास अब। तो वैसे इजीएस्ट वे रहेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारा कितना आया था, ए स्क्वायर आया था हमारा 25। ये रहा ए स्क्वायर 25 माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। और ए स्क्वायर ई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, -1 0 और 3 4 के बीच का डिस्टेंस निकालो तो 2a हो जाएगा वो, -1 और एस एस डैश। तो इट इज कमिंग अप टू बी 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 - 0 4 का स्क्वायर 16 अगेन का स्क्वायर रूट। तो इट इज 4√2 32 हो रहा है ना 16 2। तो इट इज 4√2। तो ए कितना हो गया 2√2, ए इज 2√2। तो 25 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 8 that is 20 - 3 17। b square is coming out to be 17, b is coming out to be √17। तो सेमी माइनर पूछा हुआ है, सेमी माइनर b ही होता है, माइनर एक्सिस पूरा 2b होता है, सेमी माइनर पूछा हुआ है b is √17। तो आंसर की इज सी थर्ड पार्ट की। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन जिसमें दो मेजर रिजल्ट्स लगे, मतलब इंपॉर्टेंट रिजल्ट। Okay, next question, the locus of the point, the chord of contact of tangents from which to the ellipse this touches the circle this। The locus of the point, the chord of contact of the tangent from which to the ellipse। Okay, तो chord of contact का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एलिप्स दी हुई है, स्टैंडर्ड एलिप्स हमें एक पॉइंट का लोकस निकालना है, लेट इट बी एच के, क्योंकि एच के इन्वॉल्व नहीं है क्वेश्चन में। वो एच के जिसका लोकस निकालना है उस पर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट क्या है कि वो जो एच के से जो दो टेंजेंट्स बन के जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगी, एच के से आपने अगर एक टेंजेंट बनाई दूसरी टेंजेंट बनाई और उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को आपने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपकी आ गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो कह रहा है कि लोकस ऑफ द पॉइंट द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम विच टू द एलिप्स टचेस दिस सर्कल, टचेस दिस सर्कल। मतलब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये किसको टच कर रही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को। मतलब यहाँ पे अंदर एक सर्कल बना सकते हो आप, रेडियस सी का सेंटर ओरिजिन, रेडियस सी का सेंटर ओरिजिन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी का क्वेश्चन है जो आपको बेसिक रिजल्ट्स लगाने हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन लिखो, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन फॉर एन आउटसाइड पॉइंट एच के टू द एलिप्स इज गिवन बाय व्हाट इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज t इक्वल टू 0। ये शुरुआत से चल रहा है कि आउटसाइड पॉइंट से अगर आप t इक्वल टू 0 लगाओगे कोनिक सेक्शन पे, चाहे वो पैराबोला हो चाहे एलिप्स हो, और आगे जाके जब हाइपरबोला हो या सर्कल हो, फाइनली t इक्वल टू 0 फॉर एन आउटसाइड पॉइंट गिव्स यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। t इक्वल टू 0 कैसे लिखते थे, कुछ रिप्लेसमेंट्स करते थे, x स्क्वायर को x(x1), y स्क्वायर को y(y1), x को x प्लस x1/2, y को y प्लस y1/2, कांस्टेंट को कांस्टेंट एज इट इज, xy की टर्म है तो xy1 प्लस yx1/2। तो ये रिजल्ट्स लगाते हैं। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या आ गई, इट इज hx बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को hx से रिप्लेस कर दिया, फिर y स्क्वायर को y(y1), y1 यहाँ पे k है, ky बाई बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, तो हेंस इज इक्वल टू 1।
ये आ गई। और ये जो लाइन आ रही है ये आपके सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर को टच कर रही है। अब या तो आप कंडीशन बनने से ज्यादा स्टैंडर्ड सर्कल की आर सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर वाली, या फिर आपको जैसे दिख रहा है कि इस लाइन का डिस्टेंस ओरिजिन से किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के, जिससे कंडीशन टेंडेंसी डिराइव हुई है। तो इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकाल के सी के इक्वेट कर दो। तो डिस्टेंस कितना आएगा ओरिजिन से, इट विल बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर बाय ए की पावर 4 प्लस के स्क्वायर बाय बी की पावर 4 मस्ट बी इक्वल टू सी, एंड दैट गिव्स यू द लोकस एज 1 बाय एच स्क्वायर, रेसिप्रोकली कर देते हैं, तो इट विल बी एच स्क्वायर बाय ए 4 plus k square by b4 equals 1 by c square, hence locus will be x square by a4 plus y square by b4 is equal to 1 by c square। hk को जनरल xy पॉइंट से रिप्लेस कर दिया क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि hk इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन के अंदर जो हमारी कंडीशन ऑब्टेन हुई, आप कह सकते हो कि hk इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और hk इज अ रैंडम पॉइंट व्हिच सेटिस्फाइज द ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, मतलब x स्क्वायर बाय a4 प्लस y स्क्वायर बाय b4 इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर। इट्स अगेन एन एलिप्स, ये एक एलिप्स आ रहा है, मतलब इसका a स्क्वायर अगर देखोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा आपका a की पावर 4 बाय c स्क्वायर, और b स्क्वायर हो जाएगा आपका b की पावर 4 बाय c स्क्वायर। तो x स्क्वायर बाय a4 प्लस y स्क्वायर बाय b4 इज इक्वल टू 1 बाय c स्क्वायर कौन सी ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन बी। इसी का एक सेकंड पार्ट भी है, और वो कह रहा है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स। कंडीशन चेंज कर दी, मतलब पहले वाले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो थी वो एक गिवन फिक्स सर्कल रेडियस सी सेंटर ओरिजिन को टच कर रही थी। अब जो कह रहा है कि जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है दैट सबटेंड्स द राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द एलिप्स, मतलब फिगर में एक बार दोबारा से बना लें तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है उसके आउटसाइड पॉइंट से HK से जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने के बाद कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जॉइंड है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है COC। वो कह रहे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सेंटर पे राइट एंगल सबटेंड कर रही है, जो कि अभी देखने में नहीं लग रहा सच क्योंकि मेरी फ्री हैंड स्केचिंग चल रही है। कह रहे ये एंगल 90 डिग्री है सेंटर ऑफ द एलिप्स पे। तो अंडर दिस कंस्ट्रेंट HK का लोकस क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो अगेन ऑन द सेम लाइंस, पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 से डिराइव कर ली, अभी निकाली थी, फिर से लिख लेते हैं, hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये जो लाइन है ये एलिप्स के सरफेस को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, और उन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ऑरिजिन से जोइन कर रखा है तो जो एंगल बन रहा है उन दो रेज के बीच में वो 90 डिग्री है। तो इस पूरे सिनेरियो में हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं दैट इज कॉल्ड होमोजेनाइजेशन, दैट इज कर्व को, इक्वेशन ऑफ कर्व को अगर मैं इस लाइन से होमोजेनाइज कर दूंगा, तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगी वो आपकी इस OP और OQ की कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगी। तो होमोजेनाइजेशन ऑफ एलिप्स यूजिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस केस के अंदर ये जो L इज इक्वल टू 0 है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट L इज इक्वल टू 0 गिव्स इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस OP एंड OQ। तो कर दो फटाफट, एलिप्स की इक्वेशन को होमोजेनाइज कर देते हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलिप्स की इक्वेशन थी, इस 1 को लिख लो, लेट इट बी 1 स्क्वायर, और 1 यहां से रिप्लेस कर दो एलिप्स की जगह, मतलब 1 की जगह, तो इट इज hx बाय a स्क्वायर प्लस ky बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर। ये हो गई होमोजेनाइजेशन, मतलब सारी टर्म्स सेम डिग्री की हो गई, सेकंड डिग्री की टर्म, और इट रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, एंड इस पर्टिकुलर केस में दैट इज OP एंड OQ। उसका भी एक रिजल्ट लर्न है। रिजल्ट कौन सा, कि अगर ये जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, दिस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सारे कोएफिशिएंट कलेक्ट करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर का सम इज 0, क्योंकि हमारे को फॉर्मूला लर्न है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का tan थीटा 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b, वेयर a और b कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर होता है। तो अगर पर्टिकुलरली आपका थीटा 90 डिग्री बन रहा है तो ये a प्लस b को 0 करना रिक्वायर्ड है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर मस्ट बी 0। चलो देखो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आ रहा है,
आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय ए4। लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 1 बाय ए स्क्वायर, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा जब इसका स्क्वायर होगा फाइनली, तो एच स्क्वायर बाय ए4, तो वो मैं लेफ्ट में लाके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय ए4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर आ रहा है 1 बाय बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बाय बी की पावर 4 इज इक्वल टू 0, and that gives you locus as x square by a4 plus y square by b to the power 4 is equal to 1 by a square plus 1 by b square. Again an ellipse. X square by a4 plus y square by b4 is equal to 1 by a square plus 1 by b square as the answer. X square by a4 plus y square by b4 is equal to 1 by a square plus 1 by b square is your option A. Okay, now look at this question. It says the eccentricity of the ellipse 4 times x minus 2y whole plus 1 whole square plus 9 times 2x plus y plus 2 whole square is equal to 180. It's a non-standard ellipse, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है क्लियरली, ठीक है। तो लेकिन हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके किसी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे देखो कि एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन में होता है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पहली बात तो इक्वल टू साइड पे 1 नहीं है, बट नया कांस्टेंट है 180, तो पहले 180 से डिवाइड कर देते हैं। तो लेट इट बी 4 टाइम्स x माइनस 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 प्लस 9 टाइम्स 2x प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 180 इज इक्वल टू 1। ये कैंसिलेशन हो गया 16 20 420 20 ये आ गया, ठीक है। तो अब यार अगर आप कहोगे यही ए स्क्वायर बी स्क्वायर मान लें कि ए स्क्वायर को 45 बी स्क्वायर को 20, वो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि उसमें ऊपर एक्स स्क्वायर ही होता है सिंपली। यहाँ तो दिख रहा है कि अगर मैं एक्स माइनस 2y प्लस 1 को होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो कितनी सारी टर्म आ जाएगी जिसमें एक्स स्क्वायर भी होगा, वाई स्क्वायर भी होगा, एक्स वाई की टर्म भी होगी, तो वो तो अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो नहीं करते। तो जो देखो क्या कर रहे हैं इसको, मतलब इसलिए हम कई बार बोलते हैं नॉर्मलाइज करो कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या कह रहा हूं मैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसको ए मान रहा हूं और वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको बी मान रहा हूं और उसके रूट स्क्वायर सम और उसके रूट से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑब्वियसली चेंज नहीं करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड नहीं करूंगा खाली। तो कह रहा मैं इस क्वेश्चन में ऐसे लिख सकता हूं एक्स माइनस 2y प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 इंटू 5। देख लो ध्यान से, कुछ चेंज तो नहीं हो गया। स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 जो है वो एक्स का जो कोएफिशिएंट 1 था, वाई का जो कोएफिशिएंट माइनस 2 था, उनके स्क्वायर का सम है 1 प्लस 4। रूट 5 आएगा नीचे, रूट 5 का जब डिनोमिनेटर स्क्वायर से बाहर होगा तो 5 आ जाएगा बाहर, मैंने 5 मल्टीप्लाई करके 5 कैंसिल हो जाएगा, वापस वही इक्वेशन है, वापस वही एक्सप्रेशन आ जाएगा। सिमिलर मैनर में यहाँ पे ये करते हैं। तो 2x प्लस वाई प्लस 2 को डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 से, अब की बार भी 4 प्लस 1 ही आ रहा है का स्क्वायर, बार 5 आ गया, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो अब मैं जो बाहर 5 आया था उसको 45 से कैंसिल करके 9 कर रहा हूं, इसको 4, ये आ गया x माइनस 2y प्लस 1 बाय रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2x प्लस वाई प्लस 2 बाय रूट 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स 1। सब लोग याद आ गए? अब ध्यान से देखो, अब जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उसमें जो इन्वॉल्व एक्स वाई होते हैं, जो कि बेसिकली इस लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एलिप्स के लोकस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें एक्स वाई कोई भी पॉइंट होता है रैंडमली एलिप्स के सरफेस पे, और उसमें एक्स क्या डिनोट करता है यार, उसमें जो एक्स होता है वो किसको डिनोट करता है, वो एक्स डिनोट करता है माइनर एक्सिस से डिस्टेंस, और वाई डिनोट करता है मेजर एक्सिस से डिस्टेंस। मेजर एक्सिस मतलब मेजर एक्सिस की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू 0 और माइनर एक्सिस की इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू 0। मेजर एक्सिस की इक्वेशन होगी सॉरी y इक्वल टू 0 और माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी आपकी x इक्वल टू 0, और वो जो एक्सिस इन्वॉल्व है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर भी है, कार्टेशियन प्लेन में ये एक्सिस परपेंडिकुलर भी है। तो बस यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें जो न्यूमरेटर में जो इन्वॉल्व एक्सप्रेशन है जिसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर हो रहा है, आप ध्यान से देखो क्या ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला टाइप नहीं है, मतलब किसी एक्स वाई पॉइंट का
यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, इट इज डिनोटिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम अ लाइन x minus 2y plus 1 is equal to 0. डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम अ लाइन x minus 2y plus 1 is equal to 0. अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, परपेंडिकुलर फॉर्मूला, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स वाई का किसी लाइन से, तो यही तो आ जाएगा x minus 2y plus 1 डिवाइड बाय रूट 5. एंड ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड. सिमिलरली ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम 2x plus y plus 2 is equal to 0. ये सुनो. और ये जो दो इन्वॉल्व लाइंस हो गई इसमें, एक डिस्टेंस x से हो रहा है, एक x से हो रहा है, उसमें जो दो लाइंस इन्वॉल्व हो गई वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी ओनली. ठीक है ना. तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो a स्क्वायर के ऊपर वाली क्वांटिटी है, जो a स्क्वायर के ऊपर वाली क्वांटिटी है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई पॉइंट फ्रॉम, ये क्वांटिटी जिसका स्क्वायर होता है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम किससे, x किससे था आपका, ये डिस्टेंस था ना यार x, तो माइनर एक्सिस जिसमें a स्क्वायर बड़ा है, जब अगर b स्क्वायर बड़ा है तो उसके ऊपर वाली जो क्वांटिटी है जिसका होल स्क्वायर हो रहा है, वेरिएबल जो है x, वो क्या डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम माइनर एक्सिस. एंड माइनर एक्सिस की खुद की इक्वेशन क्या है, माइनर एक्सिस की आपकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0. y एक्सिस है ना, क्योंकि x इज इक्वल टू 0. ये सुनो. तो आप यार ध्यान से देखो, यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो लाइन आ रही है ना x minus 2y plus 1 is equal to 0, ये आपकी होगी माइनर एक्सिस, ये होगी आपकी माइनर एक्सिस. और ये जो 2x plus y plus 2 equal to 0 आ रही है, ये होगी आपकी मेजर एक्सिस. और इनको सॉल्व करोगे तो सेंटर आ जाएगा. मतलब आपके पास माइनर एक्सिस मिल गई, मेजर एक्सिस मिल गई, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फाइनली a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर इज 9, b स्क्वायर इज 4. तो आप फर्दर एलिमेंट जनरेट कर सकते हो यूजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म, जो भी आपको चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस वगैरह. पहले तो a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिए था करंटली, क्योंकि मेरे को e निकालना था एज पर दिस क्वेश्चन. एक्सेंट्रिसिटी क्या थी, एक्सेंट्रिसिटी तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, दैट इज 4/9, दैट इज 9 माइनस 4, 5 का स्क्वायर रूट बाय 3. मतलब आप ये कह सकते हो कि कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शिफ्ट करके और रोटेट करने के बाद यू कैन कंसीडर दिस इक्वेशन as capital X square by 9 plus capital Y square by 4 is equal to 1. Treating that न्यूमरेटर वाला जो ऊपर एक्सप्रेशन है जिसका होल स्क्वायर है, इसको मैंने कैपिटल X से नोट कर दिया और इसको मैंने कैपिटल Y से नोट कर दिया. और अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हो तो आपको ये भी पता चल रहा है कि माइनर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है. बात समझ, मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, मेजर एक्सिस x एक्सिस होती है, तो y इक्वल टू 0, और बट y यहाँ पे रिप्रेजेंट क्या करता है, मेजर एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस से डिस्टेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको मेजर एक्सिस क्या होगी, 2x plus y plus 2 इक्वल टू 0. Now see this question. It says the line lx plus my plus n is equal to 0 will cut the ellipse x square by square plus y square by b square into 1 in points whose eccentric angle differ by pi by 2. The line Lx plus my plus n is equal to 0 will cut the ellipse, standard ellipse. There is a line Lx plus my plus n is equal to 0. वो कह रहा है ये जो लाइन है ये एलिप्स को जिन दो पॉइंट पे कट कर रही है, उनके एक्सेंट्रिक एंगल्स का डिफरेंस पाई बाय 2. एक्सेंट्रिक एंगल क्या होते हैं, पैरामीटर्स, अल्फा बीटा. मतलब ये अगर अल्फा है, ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है, लेट्स से बीटा माइनस अल्फा या अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2. बीटा और अल्फा का एंगल का डिफरेंस पाई बाय 2 आ रहा है फाइनली एज पर द क्वेश्चन. तो वो चाह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एल एम एन ए बी, जो इन्वॉल्व वो है लाइन के कोफिशिएंट्स एल एम एन और एलिप्स के जो मेन ए और बी है, उनमें रिलेशन क्या है, ऑप्शन दी हुई है. तो कैसे करें, तो एक मतलब हमें रिजल्ट लर्न है, अल्फा और बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन हमने निकाली थी शुरुआत में कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा 2 पॉइंट फॉर्म से हमने एक इक्वेशन लर्न कर रखी है. जैसे पैराबोला में T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, एलिप्स में अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, वो क्वेश्चन क्या थी, x by a cos of alpha plus beta by 2 plus y by b sin of alpha plus beta by 2
इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये ठीक है ना। और क्योंकि क्वेश्चन में बीटा माइनस अल्फा पाई बाई 2 दिया हुआ है तो राइट साइड पे देखो अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 2 बाई 2, तो माइनस पाई बाई 4, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये साइड हो जाएगी कॉस पाई बाई 4 जो की वैल्यू है 1/√2। और ये जो अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन है ये ऑलरेडी मेंशन है एज lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्विवेलेंट टू, मतलब जो हमने इक्वेशन अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है ये किसके बराबर है, lx प्लस my इज इक्वल टू माइनस n, प्लस n इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस n कर ली। तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूं, कंपेयर इन द सेंस कि हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कंपेयर का मतलब कोएफिशिएंट्स को प्रोपोर्शनेट कर दो। तो x का कोएफिशिएंट पहली इक्वेशन में है cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई a डिवाइडेड बाय नीचे वाली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है l इक्वल टू y का कोएफिशिएंट ऊपर वाली इक्वेशन में है sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई b डिवाइडेड बाय m, और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे इसलिए ले गया था क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में राइट साइड पे था 1/√2 डिवाइडेड बाय माइनस m। तो यार अब तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से एलिमिनेशन होता दिख रहा है कि आप देखो पहले रेशो को अगर लास्ट रेशो से कंपेयर करो तो आपको cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। तो यार ये आई थिंक LA बाय माइनस LA बाय √2n, देखो आ रही है ये जो A है ये A इस L से मल्टीप्लाई हो जाएगा, AL हो जाएगा, वो AL मैंने उधर क्रॉस कर दिया तो ये 1/√2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेसिकली √2n हो गया, माइनस इसलिए क्योंकि ये माइनस था तो माइनस LA बाय √2n। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 किसके इक्वल हो गया, इट इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक माइनस BN अपॉन √2n, माइनस BN अपॉन √2n। स्क्वायर एंड ऐड अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएंगे, तो स्क्वायर एंड ऐड करने पे क्या मिल जाएगा आपको, L स्क्वायर A स्क्वायर प्लस M स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। एलसीएम सेम है 2n स्क्वायर, वो क्रॉस कर दिया मैंने, स्क्वायर एंड ऐड gives you L square A square plus M square B square equal to 2n square. That is the condition for this particular question. That is L square A square plus B square M square, L square A square plus B square M square is equal to 2n square, L square A square plus B square M square equal to 2n square is option B. Now see this question, again a good question. It says the length of the normal terminated by the major axis at a point of the ellipse is, एक्सप्रेशन निकालना है वेयर r एंड r1 की टर्म में निकालना है, वेयर r एंड r1 क्या दिए हुए हैं, आर दी फोकल डिस्टेंसेस ऑफ दैट पॉइंट। मतलब एलिप्स के सरफेस के ऊपर किसी पॉइंट पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करी, लेकिन नॉर्मल को टर्मिनेट कहाँ पे करना है, नॉर्मल तो ड्रॉ होती जाएगी, कहाँ पे टर्मिनेट करना है जहाँ पे वो मेजर एक्सिस को हिट करेगी पहली बार, टर्मिनेटेड एट दी मेजर एक्सिस। तो आपने किसी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करी, टर्मिनेट करा, मेजर एक्सिस पे जहाँ पे हिट करा, वो जो लाइन है सेगमेंट उसकी लेंथ निकालनी है, प्रूव करनी है या वेरीफाई करनी है, मतलब निकालनी है किसकी टर्म में, उस पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे वो एलिप्स पे पॉइंट किया था उसके जो फोकल डिस्टेंस होंगे, एक PS और एक PS डैश, एक R1 R बोल रखा है, एक R1 बोल रखा है, तो मुझे उस लेंथ को जो PN लेंथ निकलेगी उसको R और R1 के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, R और R1 की टर्म में और ऑब्वियसली A और B की टर्म में, ऑप्शन दे रखी है। तो ये रैंडमली P पॉइंट पिक करा एलिप्स के सरफेस पे, इस पे लेट्स से टेंजेंट दी और नॉर्मल ड्रॉ कर दी। सरफेस पे टेंजेंट बनाओगे तभी तो नॉर्मल दिखाओगे, तो या फिर मतलब परपेंडिकुलर दिखाना है, मतलब ये ध्यान रखना। ये जहाँ पे टर्मिनेट कर रही है वो पॉइंट लेट्स से मैंने N ले लिया, N ये रखा है क्वेश्चन में कि नॉर्मल जाके जहाँ पे मेजर एक्सिस पे हिट करेगी वहाँ पे टर्मिनेट कर देना नॉर्मल को। तो मुझे PN डिराइव करना है एज अ फंक्शन ऑफ R एंड R1। तो व्हाट इज R एंड R1 ओवर हियर, R हो गया आपका P का एक फोकस से डिस्टेंस R, वो मैटर नहीं कर रहा कौन सा R कौन सा R1, और S डैश से R1, मतलब तो एक R एक R1, मतलब आप इसको R ले लो चाहे उसको R1 ले लो। तो अब निकालो भाई PN निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ R एंड R1। तो P के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं, A cos थीटा B sin थीटा। ठीक है, दो फोकल रेडियस इन्वॉल्व है P के, तो PS की लेंथ आपको लर्नड है A माइनस EX1 E A cos थीटा, और PS डैश ये हो गया आपका R।
और पी एच डैश हो गया ए प्लस ई एक्स वन दैट इज ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू आर वन। अभी थोड़ी देर पहले यूज भी किया था हमने क्वेश्चन में। तो फोकल डिस्टेंसेस एक था ए माइनस ई एक्स वन, ये था ए माइनस ई एक्स वन, और ये था ए प्लस ई एक्स वन। याद है ना कैसे निकाला था? मतलब फोकस से ना निकाल के कॉरस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाल के उसका ई टाइम्स कर दिया था फाइनली। तो ये दोनों लर्न ही रखो बिल्कुल टिप्स में, पी एस और पी एच डैश ये होगा। तो इसकी टर्म में पी एन निकालना है। तो अब पहला काम करते हैं, पी पे नॉर्मल की यूज लिखते हैं, नॉर्मल एट पी। व्हाट इज इक्वेशन नॉर्मल एट पी? इट वाज ए एक्स बाय कॉस थीटा माइनस बी वाई बाय साइन थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन पहले डिराइव हो चुकी है ऑलरेडी, लर्न रखो। और यू मे राइट दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए स्क्वायर ई स्क्वायर एज वेल, ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो n के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? n के कोऑर्डिनेट हो गए इस लाइन का जो y एक्सिस का सॉरी x एक्सिस का इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएंगे। तो y को 0 करके गेट n, तो आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी ए ई स्क्वायर कॉस थीटा कॉमा 0। देखो y को 0 कर दिया इस इक्वेशन में, गेट x की वैल्यू, गेट x की वैल्यू ये आ रहा है क्या? y को 0 डाल के एक कैंसिल हो जाएगा, ए ई स्क्वायर इंटू कॉस थीटा कॉमा 0। तो pn का डिस्टेंस कितना हो गया भाई? pn का आपका डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इट इज ए कॉस थीटा माइनस ए ई स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। ए कॉस थीटा माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई थिंक पहले ब्रैकेट से आप ए कॉस थीटा कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बाहर आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर बाहर आ गया और आपका कॉस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस। अब बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू से, दैट इज ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अब बोलो, अब अंडर रूट के ए स्क्वायर का पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ गया, एक रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर बाहर कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर का इनफैक्ट रूट बाहर आया तो ए बाहर आ गया, अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रहेगा 1 माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बाहर कर दिया प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये आ रहा होगा 1 माइनस ई स्क्वायर का ब्रैकेट बाहर लिया वो, क्योंकि स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर बाहर आया, ए स्क्वायर का ए बाहर आया, अंदर बच गया आपका 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है, ए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर आपका रह गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये सुनो, ठीक है। अब देखो यार ये आर और आर वन की टर्म में आना शुरू हो गया ऑलमोस्ट। आर और आर वन का जो एक्सप्रेशंस थे अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आई थिंक ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, ए स्क्वायर। इनफैक्ट हाँ, अब इस अगर ए को अंदर ही रखें, इस ए को इनसाइड ही रखें तो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ये बन जाएगा ए प्लस ए ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय ए माइनस ए ई कॉस थीटा। इट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा ए प्लस ए ई कॉस थीटा, ये हो गया R1 और ये हो जाएगा ए माइनस ए ई कॉस थीटा, ये हो गया आपका R। आ गया ना भाई। और ये रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर को बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट लोगे तो बी बाय ए से रिप्लेस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी अपॉन ए। अकॉर्डिंग टू योर रिजल्ट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, hence you can say 1 minus e square is b square by a square, hence your square root of 1 minus e square is b by a root of r1। ये आपका आ गया pn, b by root of r1 एक ऑप्शन थी शायद, b by a square root of r1 is your option C। क्लियर है? Okay, see this problem. It says consider the ellipse this where fx is a strictly decreasing positive function. Strictly decreasing positive function. तो
एक्स स्क्वायर के नीचे है अ फंक्शन इन्वॉल्विंग के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 प्लस वाई स्क्वायर के नीचे है फंक्शन ऑफ k प्लस 11 इज इक्वल टू 1। और कह रहा है कि ये जो fx है, fx जो फंक्शन है इट्स अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव फंक्शन है। पॉजिटिव फंक्शन का क्या मतलब होता है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मतलब नीचे आ रहा है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x बढ़ेगा तो फंक्शन वैल्यू डिक्रीज करेगी। मतलब जो फंक्शन में रिलेशन होगा वो इनपुट से ऑपोजिट रिलेशन होगा। अगर इनपुट ज्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू कम आएगी। फर्दर पॉजिटिव फंक्शन मतलब कि आउटपुट जो आएगी, फंक्शन की जो आउटपुट आएगी वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तभी तो आप कह सकते हो ना कि मतलब ये जो क्वांटिटी है अगर फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू ना आ रही होती तो क्या पता ये नेगेटिव हो जाता। मतलब एक्स स्क्वायर के नीचे समथिंग ए स्क्वायर है, एक के नीचे बी स्क्वायर है, मेरे को ये जज करना है कि कौन सा बड़ा है फाइनली, ठीक है ना। वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। वो कह रहा है दिस यू नीड टू फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज x एक्सिस। मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस कब होती थी? मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस कब होती थी? फाइनली जब x स्क्वायर के नीचे जो क्वांटिटी होती थी a स्क्वायर वो बड़ा होता था। मतलब फाइनली आई नीड फॉर मेजर एक्सिस टू बी अलोंग x एक्सिस, फॉर मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस कैन आई से आई मस्ट हैव f ऑफ k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5। ये मेरा a स्क्वायर बड़ा होना चाहिए किससे? f ऑफ k प्लस 11 से। ये समझ, ठीक है ना। तो अब फंक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग दे रखा है, फंक्शन क्योंकि डिक्रीजिंग दे रखा है तो अगर फंक्शन वैल्यू ज्यादा आ रही है तो कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट जो होगा मतलब एब्सिसा वो कम होगा। तो यू कैन से k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5 हैज टू बी लेस देन k प्लस 11 एंड नाउ सिंप्लीफाइड फॉर k, that is k square plus k minus 6 less than 0 split over I think k plus 3 k minus 2 less than 0, k plus 3 k minus 2 less than 0। थ्री के माइनस टू के प्लस के, ठीक है। तो साइन स्कीम के अकॉर्डिंग 2 माइनस 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो k लाइज बिटवीन -3 to 2 ओपन इंटरवल। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है कि अगर k -3 से 2 में होगा तो मेजर एक्सिस x एक्सिस हो जाएगी। और अगर इनफैक्ट अगर ऑपोजिट कर दोगे तो मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग हो जाएगी। तो फॉर y एक्सिस, फॉर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, मतलब माइनर एक्सिस अलोंग x एक्सिस बोल सकते हो। फॉर मेजर एक्सिस अलोंग y एक्सिस, वर्टिकल के लिए क्या होना चाहिए? वर्टिकल के लिए वाई स्क्वायर की जो क्वांटिटी हो ज्यादा होनी चाहिए, तो वो तो मतलब ये इनइक्वालिटी रिवर्ट कर गई। तो फॉर एफ ऑफ के प्लस 1 मस्ट बी मोर देन एफ ऑफ के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5, हेंस यू कैन से k प्लस 11, क्योंकि f डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्ट कर जाएगी। k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 5, तो इनइक्वालिटी एग्जैक्टली वही वाली है बट इनवर्ट हो गई है। k स्क्वायर प्लस k minus 6 this time is greater than 0, that means k belongs to outside the interval roots, that is minus infinity से -3 union 2 to infinity। तो minus infinity से -3 union 2 to infinity में y axis मेजर एक्सिस हो जाएगी। सेट ऑफ वैल्यूज के फॉर व्हिच मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज y axis इज ऑप्शन सी। मैं बस चेक कर रहा हूँ कि कहीं और ऑप्शन मतलब सबसेट में करेक्ट तो नहीं है, जैसे बी तो इनकरेक्ट है। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर व्हिच द मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज अलोंग x एक्सिस इज -3 to infinity, जबकि हमारा आंसर आया था -3 से 2 ओनली। तो ठीक है, पी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। ओके, सी दिस क्वेश्चन। द टेंजेंट्स एट a θ1 point, tangent at b θ2 point are perpendicular and their point of intersection T, मतलब एलिप्स के किसी θ1 पॉइंट पे और लेट्स से θ2 पॉइंट पे जो टेंजेंट्स बन रही हैं दे आर गिवन टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो T है, x1 y1। एंड नॉर्मल एट a हमारा θ1 पॉइंट था, b हमारा θ2 पॉइंट था। ए पे नॉर्मल ड्रॉ करी और बी पे जो नॉर्मल ड्रॉ हुई, नॉर्मल का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है एन, गिवन एज HK। तो हमें कंडीशन निकालनी है और वेरीफाई करना क्या क्या सिनेरियो है फाइनली।
तो अगेन हमें ये दिख रहा है कि थीटा 1 पॉइंट पे और थीटा 2 पॉइंट पे जो टेंजेंस ड्रॉ हो रही है क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, तो जो टी का लोकस होगा, टी किस पे लाई कर रहा होगा बच्चे? टी लाई करेगा आपका डायरेक्टर सर्कल के ऊपर। यस और नो? मतलब टी का लोकस होगा आपका, टी मस्ट बी ऑन द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन एलिप्स, जिसकी इक्वेशन क्या होती थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ना? ठीक है ना? तो यू कैन से कि x1 जो आपका एब्सिसा और ऑर्डिनेट 1, y1 जो ऑर्डिनेट है t के जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट आप पैरामीट्रिक फॉर्म से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप ले सकते हो x1 की वैल्यू एज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है टी के उसके रिस्पेक्ट में जो ए बी है, जो ए बी लाइन है, कहते हैं वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो क्या मैं इस पॉइंट के लिए टी के कोऑर्डिनेट के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिख सकता हूं एलिप्स की? बिल्कुल लिख सकते हैं। टी इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 लिखो, क्या आएगी? एक्स एक्स वन दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा वाई बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यस ना? हमने t इक्वल टू 0 से हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट लिख ली। फर्दर द सेम लाइन कैन बी ऑब्टेन बाय राइटिंग द इक्वेशन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन अल्फा बीटा जैसे भी लिखी थी थोड़ी देर पहले, तो उसकी इक्वेशन में लर्नड है। तो इट इज x बाय a cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 इक्वेशन ऑफ थीटा 1 ज्वाइनिंग थीटा 2, इक्वेशन ऑफ थीटा 1 ज्वाइनिंग थीटा 2 इज x बाय a cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 प्लस y बाय b sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 इज इक्वल टू 1। और ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब एक कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t के लिए और एक थीटा 1 और थीटा 2 को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन, ये दोनों सेम है। सेम का मतलब आप कंपेयर कर सकते हो। मतलब कंपेयर कैसे करोगे? जैसे अभी पहले किया था कि कोएफिशिएंट ऑफ x प्रोपोर्शनेट हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ y प्रोपोर्शनेट हो गए, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म प्रोपोर्शनेट हो गए। बट बाय चांस आप देखो कांस्टेंट वन ही है दोनों में, कांस्टेंट वन ही है, तो आप डायरेक्टली इक्वेट भी कर सकते हो। आप कह सकते हो कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा बाय ए स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 बाय ए। तो आपका इससे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी ए कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको आप कंपेयर करोगे किससे भाई? ये आ जाएगी बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अगर थीटा एलिमिनेट करना है तो स्क्वायर एंड ऐड, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग गिव्स यू, ओके आई डिड अ मिस्टेक ओवर हियर कि इसमें जो राइट साइड था दैट इज नॉट 1, दिस इज कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो इनफैक्ट अब मुझे इसे कंपेयर ही करना पड़ेगा। तो कंपैरिजन मोड में इनफैक्ट अगर मैं इसको 1 बनाना चाह रहा हूं तो मेरे को बस चेंज ओवर ये करना पड़ेगा, इसके नीचे cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 आ जाएगा, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और इसके नीचे आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, और सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो चेंज नोट कर लेना कि मैंने कांस्टेंट शायद कॉर्ड ज्वाइनिंग थीटा 1 थीटा 2 को गलत लिख दिया था, वो 1 नहीं होता, उधर होता है cos ऑफ डिफरेंस बाय 2, cos ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। तो hence you get the result that is square, if you square and add now you'll get a square cos square of theta 1 plus theta 2 by 2 plus b square sin square of theta 1 plus theta 2 by 2 is equal to a square plus b square cos square of theta 1 minus theta 2 by 2। देखो कौन सी ऑप्शन आ रही है? स्क्वायर बी स्क्वायर cos square theta 1 minus theta 2 by 2 is equal to a square cos square theta 1 plus theta 2 by 2 प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, दैट इज ऑप्शन ए। फर्दर जो ऑप्शन है वो आपको चेक कीजिए अपने आप। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। तो आई होप आपको अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई होगी आपकी, और एक बार फिर आप इसको रिवाइज करने के तौर पे दोबारा देख सकते हैं। थैंक यू।